चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर जी वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट। हेलो, एक बार सभी लोग बताएंगे दबाव की एसआई इकाई क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। आप सभी लोग जानते हैं दबाव को ही हम लोग दाब कहते हैं। और जब कभी भी दाब की बात होती है ना, तो दाब का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स पर यूनिट, यानी कि बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। दाब का एक फॉर्मूला याद रखना है कि दाब बराबर क्या होता है, तो कहेंगे बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बल अपॉन में क्षेत्रफल हमारा दाब का फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे भाई ये जो बल हमारा होता है ये कौन सा बल होता है, तो याद रखना यहां पर दाब के लिए बाहरी बल रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा बल? बाहरी बल की बात करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो बाहर से लगता है, उसके कारण दाब पैदा होता है। इंटरनल फोर्स नहीं होगा, आंतरिक बल नहीं होगा, बाहरी बल द्वारा दाब पैदा होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई है तो बल ही ना, बल का यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे बल का यूनिट हमारा न्यूटन होगा। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। और पास्कल को शॉर्ट में किससे दिखाएंगे, तो पीए से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि दाब का जो एसआई मात्रक निकल करके आ जाएगा, वो दाब का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा कि यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहने का मतलब है कि न्यूटन तो हमारा है ही, प्रति वर्ग मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर हमारा गलत हो जाएगा। मेरे भाई न्यूटन वर्ग बोल दिया है यहाँ पर, न्यूटने का वर्ग कह दिया, यानी कि एन स्क्वायर कह दिया, जो कि गलत है हमारा। तो ये यही है, सब गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट एक ही हमारा राइट होगा और ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, तो करेक्ट करेंगे। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि दाब बराबर बल अपॉन में क्षेत्रफल, जो आप फोर्स बराबर दाब बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया जो आप यूज करते हैं, ये हमारा ठोस वस्तु के लिए लागू होता है। जब ठोस वस्तु में दाब निकालना होता है तब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी द्रव या गैस के अंदर दाब मापना होता है, उसके लिए हम लोग रो जी इंटू एच वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहां पर यूज करेंगे, तो ठोस वस्तु के अंदर जहां दाब होता है वहां यूज करते हैं। और P बराबर रो जी एच वाला फॉर्मूला कहां यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना ये हमारा द्रव में होता है यूज, नहीं तो इसको हम लोग गैस में यूज करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड का प्रेशर मापना है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए वो भी तो दाब ही मापते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि हमारे ब्लड की जब बात करते हैं, ब्लड हमारा द्रव के रूप में होता है। लेकिन अगर किसी ठोस पदार्थ की हम बात करते हैं, आप दीवार में धक्का देते हैं, या फिर किसी ठोस पदार्थ की जब बात आती है, दाब की बात करते हैं, तो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा होता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जब भी दाब की हम बात करते हैं तो वो बाहरी बल द्वारा दाब पैदा होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दाब है वो किसके द्वारा पैदा होता है, तो कहेंगे बाहरी बल द्वारा दाब पैदा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंजेक्शन बैच में केमिस्ट्री की भी क्लासेस लग जाएगी, बहुत जल्द लग जाएगी, इसलिए ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराएंगे, टेंशन मुक्त रहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यूनिट भी आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला कहता है यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा। मेरे भाई अगर दूरी ही शून्य है तो विस्थापन कितना होगा। एक बात बताइए, अगर हम दूरी की बात करते हैं, और दूरी हमारा क्या होता है, कहेंगे दूरी को हम किससे दिखाते हैं, दूरी को हम एक्स से दिखाते हैं। ये दूरी हमारा एक्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम दूरी को क्या कहेंगे, तो दूरी हमारा एक्स है, और दूरी का मान क्या है, तो यहां पर 0 दे रखा है। मेरे भाई इस बात को समझना, जो हम यहां कहना चाह रहे हैं कि दूरी का मान हमारा क्या है, तो कहेंगे 0 है। यानी दूरी किसको कह रहे हैं, तो एक्स को हम लोग दूरी कहते हैं। अब कहता है कि विस्थापन की बात बता दीजिए मेरे भाई। अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो आप सीधा कहोगे सर विस्थापन की अगर बात करेंगे तो विस्थापन का मतलब होता है dx। विस्थापन का मतलब होता है dx। जब मेरे भाई x का मान ही हमारा 0 है तो dx का मान क्या होगा, कहेंगे dx तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि dx का मतलब होता है मेरे भाई फाइनल x माइनस इनिशियल x। जब x का मान ही 0 है, जब x का मान ही 0 है तो dx का मान तो 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन को हम लोग dx से लिखते हैं। विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसको dx से हम लोग दिखाते हैं। तो यहां पर मामला यह है कि अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, ये जो विस्थापन का टर्म आप देखते हैं, इसी को हम न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को हम किससे दिखाते हैं, तो न्यूनतम दूरी को हम dx कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। dx क्या है, तो x में अंतर को हम dx क्या था, तो x में अंतर को हम लोग लिखते हैं ऐसे, और वही न्यूनतम दूरी होता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई कि न्यूनतम दूरी हमेशा कैसे मिलता है, शॉर्टेड डिस्टेंस आपको हमेशा तभी मिलेगा जब आप सीधी रेखा आप देखेंगे। तो मेरे भाई जो सीधी रेखा होती है वही हमारा न्यूनतम दूरी देता है, इस बात को ध्यान रखना है। हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वही हमारा क्या होगा, तो कहेंगे सीधी रेखा ही हमारा न्यूनतम दूरी होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे, तो अगर हमारा दूरी का मान ही शून्य हो गया है, यानी x का मान अगर हमारा शून्य कह दिया है, तो बताइए मेरे भाई dx का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम कहेंगे dx हमारा क्या है, ये हमारा दूरी है, ये हमारा विस्थापन है। तो आंसर करेंगे अगर दूरी 0 तो हम विस्थापन का मान भी क्या कहेंगे, तो यहां पर 0 हो जाएगा। 0 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशंस में आपको और बताना चाहता हूं मेरे भाई, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी हो या अदर एग्जाम की बात करते हैं, कई बार ये पूछ लेता है। आपको ध्यान रखना है जो दूरी हमारा होता है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन होता है। दूरी की बात करते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तो विस्थापन होता है। दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगा, या फिर दूरी हमारा विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस हमारे होते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मान हमारा पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर दूरी को ही 0 कह जाए, अगर कह रहा कि वस्तु दूरी तय किया ही नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई विस्थापन कहां से होगा, दूरी ही नहीं है तो विस्थापन के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होता है या विस्थापन के बराबर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार इसी में उल्टा पुल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना इसी में अगर क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हमारा 1 होता है। एक कंडीशन तो हमारा ये हो गया। दूसरे कंडीशंस में मेरे भाई क्वेश्चन आपको उलट देगा, और ऊपर कहेगा नहीं, ऊपर को हम विस्थापन कह देते हैं और नीचे में हम कहते हैं कि हम दूरी की बात करेंगे। अब बताइए रिलेशन क्या होगा, तो मेरे भाई जब रेशियो पलटता है ना, तो साइन चेंज कर जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये मैथमेटिक्स कहता है। ऐसा आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये दूरी बटा विस्थापन का रेशियो अगर उलट जाता है तो साइन हमेशा चेंज कर जाता है। यहां पर देखिए ये पलट गया है, ये पलट करके विस्थापन बटा दूरी हो गया, तो ये भी मेरे भाई पलट जाएगा, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन आपका है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। कह रहा है कि एक पिंड की बात करते हैं जो कि यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमारा एक फर्श पर टकराता है। एक बात बताइए मेरे भाई, एक वस्तु की बात करते हैं और एक वस्तु यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, इसका मतलब क्या समझते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊपर से, और ऊपर से फर्श में टकराता है। तो मेरे भाई इस बात को समझना, सबसे पहले तो आपको फर्श बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, तो सबसे पहले यहां पर फर्श बना दो। ये मान लिए कि हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हम कहेंगे ये हमारा फर्श है, ये हमारा क्षैतिज सतह है। इसी क्षैतिज सतह की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्षैतिज सतह तैयार हो गया। अब किसी पिंड की बात करते हैं। पिंड का मतलब वस्तु होता है। आप वस्तु को मेरे भाई कुछ भी मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है। आपको मन रहा गोल मानने का, गोल मान लीजिए, आपको जैसा मन आकृति का वैसा मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए कि ये वस्तु है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम पिंड कहते हैं। अब कहता है कि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है। यानी कहने का मतलब यहां से मेरे भाई जब पिंड हमारा गिरना शुरू होता है तो पिंड ऊपर से नीचे हमारा गिरता है, तभी तो वो फर्श से टकराएगा। जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसको हम फर्श कह दिए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा फर्श है, और फर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर सरफेस कहते हैं। समझना गौर से। अब जैसे ही सरफेस से मेरे भाई ये गेंद आकर के या बॉल आकर के टकराएगा या वस्तु टकराएगा आकर के, तब कहता है कि फर्श से टकराता है, तथा उसी गति से, ये चीज अंडरलाइन करना, कह रहा है कि जिस गति से वो फर्श से टकराता है, जिस गति से वो फर्श से टकराता है, वो गति कौन सा, कहेंगे वो यू वेग से टकराता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां पर के अगर बात करते हैं, यहां जब वो टकराता है तो उस समय इसकी गति कितनी होती, तो उस समय इसकी गति यहां पर u होती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जिस वेग से टकराता है फर्श से, उसकी गति कितनी है, तुम कहेंगे u है। तब कहता है कि उसी गति से फिर वो उछलता है।
तो मेरे भाई वो फिर हमारा उछलेगा। जब उछलेगा तो इसकी गति किधर होगी, तो कहेंगे इसकी गति फिर ऊपर हो जाएगी। लेकिन जिस वेग से ये टकराता है उसी वेग से ये उछलता भी है। इसका मतलब है मेरे भाई ये उसका ये वेग हो जाएगा, ये यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये वेग हो जाएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, तब आपसे कह रहा है कि गति में परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है मेरे भाई कि गति में परिवर्तन कितना होगा, ये आंसर्स आपको करके बताना है। एक बात बताइए कि गति में परिवर्तन अगर आपसे पूछा है तो आप कहोगे सर गति में परिवर्तन की अगर बात करेंगे ना, तो गति में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो गति में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, तो गति में परिवर्तन कहने का मतलब है हम लोग कहेंगे वेलोसिटी में परिवर्तन, यानी डीवी की बात करते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है डिफरेंस, तो हम कहेंगे डीवी की बात करेंगे। और डीवी का मतलब होता है मेरे भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने आपको कई बार बताया रखा है, और ये चीज आप इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं पर डीएक्स टर्म लिख दिया, इसका मतलब इस एक्स की बात करेंगे तो ये हमारा फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स की बात करेगा। अगर कहीं पर डीटी की बात करेगा तो कहेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे। कहीं पर अगर मेरे भाई मान लेते हैं कि डीएम की बात कर लिया, तो यहां पर मास हमारा फाइनल का और तब हमारा इनिशियल होगा। यानी कि ये चीज हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी डीटी डीएक्स डीएम हमारा होता है तो हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो मेरे भाई इनिशियल कंडीशन तो हमारा ये है, जिस वेग से वो टकराया फाइनली उसका वेग इतना हो गया, यानी कि मेरे भाई ये वेग उसका फाइनली इतना हो गया, इनिशियली वेग उसका इतना था। यानी कि इन्हीं दोनों के डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो गति में परिवर्तन की बात कर रहा है, गति में जो परिवर्तन हुआ तो उसको डीवी से दिखाते हैं। और डीवी का मतलब होता है मेरे भाई, अगर हम यहां पर डीएम को अगर इस तरह से लिखे तो डीवी को क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी फाइनल में से वेलोसिटी इनिशियल लिखेंगे। लिखने का तरीका होता है, और आपको यह चीज आना चाहिए, एकदम सिंपल सा चीज है। तो अगर कहीं पर गति में परिवर्तन है, यानी कि हमारा वेग में परिवर्तन, गति में परिवर्तन कह दीजिए, या फिर इसी को क्या कहिए आप वेग में परिवर्तन कह दीजिए, ज्यादा दिक्कत होता है। तो गति में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन की बात करेगा तो उसको हम लोग डीवी से दिखाते हैं। और डीवी को भी क्या लिखेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। एक बात बताइए मेरे भाई कि जब ये इसको हिट किया होगा तो उस समय ये प्रारंभिक वेग होगा, और जब ये टकराने के बाद ये उछला होगा तो ये अंतिम वेग होगा। इसका मतलब ये डिसाइडेड हमारा हो गया, ये कौन सा वेग हमारा होगा, तो इस वेग को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा अंतिम वेग यहां पर हो गया, इसको अंतिम वेग हम कहेंगे। और ये कौन सा वेग है मेरे भाई, तो इसको हम ये यहां पे क्या कहेंगे, तो ये हमारा यहां पर प्रारंभिक वेग हमारा होगा। यानी जब टकराया तो प्रारंभिक वेग, और जब टकरा करके ये बाद में उछला तो ये बाद वाला वेग यानी कि अंतिम वेग हमारा होगा। तो अंतिम वेग हमारा u है, प्रारंभिक वेग भी हमारा u है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको जानना चाहता हूं कि ये वेग की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेग को फोकस करेंगे, हम गति को फोकस नहीं करेंगे, हम लोग वेग को फोकस करेंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। आप गति नहीं, यहां पर क्वेश्चन में एरर है, और इस क्वेश्चन के एरर को आप सुधार लीजिएगा। एक्चुअली में क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो आपको गति नहीं, आपको वेग मान करके पूछा है। इस बात को ध्यान रखना। गति में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर गति नहीं होना चाहिए था, यहां पर वेग की बात करेंगे, और वेग पर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम यहां पर वेग में परिवर्तन की बात करेंगे, और इसको आप मेंशन कर लेना। यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे वेग की हम बात करेंगे। क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई ये वर्टिकली वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो मेरे भाई यहां स्पीड कैसे आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा वेलोसिटी होगा। यानी आपसे यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन की बात कर रहा है। गति में परिवर्तन नहीं कहिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको आप वेग में परिवर्तन कहिए। इसमें आप क्या कहेंगे, इसको वेग में परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि मेरे भाई इसमें मिस्टेक है, आप इसको कहेंगे वेग में परिवर्तन। और हम सभी लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन को डीवी लिखते हैं, और डीवी का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये लिखने का तरीका होता है। अब यहां पर बात आता है कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, इसका मतलब ये भी वेग है, ये भी वेग है, लेकिन ये अंतिम है, और ये क्या है, तो प्रारंभिक वेग है। मेरे भाई मैं आपको एक और वर्ड सिखाना चाहता हूं। पहले अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग हमारा सदिश राशि होता है। वेग कैसी राशि होती है, तो आपको ध्यान रखना, जब कभी भी आपको वेग की बात करेगा, जब कभी भी आपको वेलोसिटी की बात करेगा, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, जो वेलोसिटी हमारा होता है इसको हम लोग v से दिखाते हैं, और वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाएंगे, तो v से दिखाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना ये हमारा एक सदिश राशि होता है। ये कैसी राशि है, तो आपको ध्यान रखना कि ये हमारा सदिश राशि होता है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी मेरे भाई सदिश राशि अपने डायरेक्शंस को चेंज करता है तो साइन चेंज कर जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगर उल्टा अगर आप चलेंगे तो उसको -10 मीटर पर सेकंड कहेंगे, क्योंकि वो एक सदिश राशि है ना। तो सदिश राशि के जैसी दिशा बदलेंगे तो आपको माइनस साइन के साथ इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु मान लेते हैं कि इधर की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे मान लेते इधर की तरफ जा रहा है, इसके गति की, इसका स्पीड, इसका वेग कितना, तो कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड।
सेकंड है, तो कोई कहेगा मेरे भाई अगर मान लेते यही वस्तु अगर इधर की तरफ जाएगी तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे जो v हमारा होगा ये -10 मीटर पर सेकंड की हम बात करेंगे। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, यानी कि उधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, आप जैसे ही उसके डायरेक्शन को बदलोगे तो वो हमारा प्लस नहीं वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप प्लस को माइनस की तरफ आप लेकर के आ रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी किसी सदिश की बात करते हैं, सदिश की दिशा को बदलते हैं तो साइन चेंज कर जाता है। मेरे भाई सदिश राशि की बात करते हैं, इसका ये कंसेप्ट होता है कि सदिश राशि की दिशा बदलने से क्या होता है, कहेंगे सदिश राशि की दिशा बदलने से क्या होगा, कहेंगे सदिश राशि की दिशा बदलने से मेरे भाई बदलने से साइन चेंज कर जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा, कहेंगे यहां से साइन चेंज कर जाता है। ये आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म है लेकिन सारे टर्म को आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर इसको हम प्लस मानते तो इसको तो माइनस मानना पड़ेगा, अगर इसको प्लस मानते तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, दिशा अपोजिट है, दिशा अपोजिट है। तो मेरे भाई अगर हम इसको प्लस मानते हैं तो ये हमारा माइनस होगा, तो अंतिम वेग का मान तो माइनस यू लिखेंगे ना। इसका मतलब आप यहां पर क्या करोगे, आप कहोगे सर अंतिम वेग को क्या लिखेंगे, तो अंतिम वेग को हम माइनस यू लिखते हैं, और ये माइनस तो फार्मूला का है, ये माइनस इस फार्मूला का है। लेकिन प्रारंभिक हमारा क्या, तो ये तो इसको प्लस माने, इसको प्लस माने, ध्यान रखना मेरे, अगर हम इसको प्लस माने हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा माइनस हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम हमारा माइनस यू है, तो अंतिम के जगह पे हम कहेंगे माइनस यू रख दिए, फॉर्मूला का माइनस हमारा है, तो प्रारंभिक तो मेरे भाई प्लस होगा, तो ये हमारा प्लस कितना, कहेंगे यहां पर प्लस यू की बात करते हैं, और प्लस यू को अगर लिखोगे तो ऐसा ही लिखाएगा। फाइनली जब आप इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो -2u हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई वेग में जो परिवर्तन हमारा होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, -2u के बराबर हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे लिए राइट हो जाएगा, और आंसर करेंगे सी, यानी 2u नहीं होगा मेरे भाई। अगर 2u आप आंसर कर रहे हैं तो आप गलत हैं, तब आप गलत हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहां सतर्क रहने की जरूरत है। और जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरी बात समझ में आई क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ करके आज चले जाएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे मेरी बात समझ में आई क्या, तो हम आगे बढ़ेंगे। 4 पर क्या कहना, क्या कह रहे हो मेरे भाई? चलिए एक बार जल्दी से फटाफट करके ये बताएंगे कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गया, नहीं समझ आई? यहां पर कह रहा है लेट्स स्टार्ट स्टडी, नहीं समझ में आया, समझ गए सर, समझ गए सर। एक बार बताइए मेरे भाई, अगर आपका बेसिक कमजोर है ना, तो अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिक पढ़ने के लिए फाउंडेशन क्लासेस को जरूर करिए। अभी तो आपके पास समय भी है, 2 महीना के बाद वो नहीं बचेगा। इसीलिए जिनको भी लगता है कि हमारी थ्योरी कमजोर है, हम सदिश अदिश नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप जरूर ऑनलाइन क्लासेस लेकर के कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन पटना में रहते तो ऑफलाइन क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं होता, मेन चैप्टर आपको पढ़ना होता है। और मेन चैप्टर अगर आपको आ गया तो समझिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। इसलिए सारे सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं तो 2u दिया था, 2u नहीं होगा, आपको ध्यान रखना, -2u द राइट आंसर हमारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाई हम वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में वेग की ही बात कर रहा है, क्योंकि वर्टिकली विथ यू वेलोसिटी की बात कर रहा है, और यहां पर चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब मेरे भाई वेग की बात होती है तो मैंने आपको बता भी दिया कि वेग हमारा v से दिखाते हैं, और वेग हमारा सदिश राशि है, और किसी भी सदिश राशि की दिशा अगर बदलते हैं तो साइन चेंज कर जाता है। अगर मेरे भाई ये हमारा प्लस अगर नीचे की तरफ हम मान रहे थे, तो जब इसको पलट देंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये अंतिम वाला वेग होगा, उछलने के बाद वाला वेग को अंतिम कहेंगे, टकराने से पहले वाले को हम कहेंगे प्रारंभिक वेग होगा। इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग हो गया, लेकिन इसके साथ -u आएगा, इसके साथ +u आएगा। अब वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है dv, और dv को लिखने का तरीका होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग का मान हमारा क्या, तो माइनस के साथ u होगा, इसलिए माइनस के साथ हम u लिखेंगे। ये माइनस हमारा, ये माइनस हो गया, और ये वाला जो हमारा प्रारंभिक वेग है ये +u के साथ अगर आप रखेंगे तो मेरे भाई माइनस यहां पर ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस अगर रखेगा तो माइनस ही हो जाता है, तो हम कहेंगे ये हमारा -u हो गया। तो -u और -u यानी कि -2u हो जाएगा। यानी आप कहेंगे वेग में जो परिवर्तन हमारा होगा वो कितने का होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे -2u का होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर हमारे निकल करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा ना तो मैक्सिमम बच्चा गलती करके आएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए। किसी भी सदिश की हम बात करें, दुनिया में कोई भी सदिश है उसकी दिशा बदल दीजिएगा तो साइन चेंज कर जाता है, इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला कहता है इसमें मेरे भाई कुछ चीज एरर है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 2 पिंड के बीच बल जो है सदैव हमारा कैसा लगता है,
समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, तब कहता है कि समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई, ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा है। इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो छूट चुका है पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन अधूरा है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका अधूरा है। और यहां पर न्यूटन गति के तृतीय नियम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो ये आपका न्यूटन गति की तृतीय गति, न्यूटन गति का तृतीय नियम पर ये आधारित क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूटन गति का तृतीय नियम हमारा क्या कहता है मेरे भाई? एक्शन और रिएक्शन हमारा बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दो पिंड के बीच जो बल होना चाहिए वो सदैव किस में होगा? तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर न्यूटन थर्ड लॉ पर अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते, चूंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन फीलिंग कुछ वैसा ही है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ की हम बात करेंगे। और न्यूटन का जो तीसरा नियम हमारा कहता है मेरे भाई, एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो होता क्या उसको समझते हैं। मान लेते कि कोई भी वस्तु हमारा यहां पर है और इस वस्तु को हम मान लेते कि हमारा वन वस्तु है और दूसरा वस्तु हमारा ये है। समझना गौर से मेरे भाई, एक वस्तु दूसरी वस्तु होती है। ये वस्तु बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना ये एक्शन करेगा उतना ही इसको रिएक्शन मिलेगा। अगर ये मान लेते हैं कि वस्तु हमारा बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, अगर ये इसको 10 न्यूटन का बल लगाएगा तो मेरे भाई ये छोटा रहने के बावजूद भी ये 10 न्यूटन का बल लगाएगा, यानी कि परिमाण समान होगा, लेकिन बल की दिशा कैसी होगी? तो विपरीत होगी। मेरे भाई अगर ये इसको एक्शन करेगा तो जितने बल से एक्शन करेगा उतने ही बल से इसमें रिएक्शन मिलेगा। अब बताओ मेरे भाई, बल की दिशा एक को मानेंगे पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा एक्शन अगर किया है यहां पर F1, तो यहां पर हम कहेंगे ये हमारा F2 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपको कोई कहता है कि बल की दिशा समान है, इसमें बल की दिशा समान है, सॉरी बल की दिशा विपरीत है लेकिन बल के वैल्यू समान है, तो मेरे भाई इस बात को समझना, यहां पर दो टर्म हमारा आता है। बल के परिमाण की अगर हम बात करेंगे तो बल का जो परिमाण होगा यानी उसकी जो वैल्यू होगी, तो परिमाण तो इसका समान होगा लेकिन बल की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? तो आपको ध्यान रखना है, बल की दिशा हम लोगों को विपरीत दिख रहा है। बल की दिशा कैसी दिख रही है? जैसा दिख रहा है वैसा कहिए। बल की दिशा कैसी है? ये अगर ईस्ट है तो ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है मेरे भाई तो ये हमारा वेस्ट है। तो बल की दिशा विपरीत है कि नहीं है? तो मेरे भाई इस बल की हम बात कर रहे हैं, तो बल में क्या देखा जा रहा है कि परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। और इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा? कहेंगे ये F1 बराबर F2 नहीं लिख सकते हैं इसको हम लोग। अगर इसको हम प्लस मानेंगे मेरे भाई तो ये उल्टा दिशा में अगर जा रहा है तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा अगर बदल दीजिएगा तो साइन चेंज हमारा हो जाता है। तो यहां पर हम कहेंगे F1 अगर प्लस माने तो इसको माइनस के साथ मानना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपस में बराबर होगा। यानी मेरे भाई सीधी सी बात है कि ये चीज हमारा डिफाइंड करता है। माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि उल्टा डायरेक्शन है। अगर ये एक्स में है प्लस एक्स में है तो माइनस इंडिकेट कर रहा है ये माइनस एक्स डायरेक्शन में हमारा होगा। यानी माइनस जो हमारा है ये हमारा इंडिकेट करता है उल्टे डायरेक्शंस को बताता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि न्यूटन गति के तृतीय नियम पर अगर क्वेश्चन पूछा है तो दो पिंड के बीच जो हमारा बल होता है वो बल हमारा सदैव कहेंगे परिमाण तो समान होगा, परिमाण में कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरे भाई समान क्या होगा? कहेंगे परिमाण समान होता है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, और समान और विपरीत दिशा में। इसका मतलब मेरे भाई समान जो यहां पर कह रहा है ना, ये परिमाण की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा पॉइंट लिखा हुआ है। ये परिमाण समान है और दिशा कैसे? तो कहेंगे दिशा यहां पर लिख दिया, दिशा हमारा विपरीत प्रयुक्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ की ये पहचान होती है। लेकिन एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, अगर हम मान लेते हैं 80 केजी के आदमी है, हमारे सामने अगर मान लेते हैं कि 40 किलो का आदमी है, अगर हम उसको 10 न्यूटन का धक्का लगाए तो याद रखना वो कम उसका वजन कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी 10 न्यूटन का धक्का लगाएगा। अगर हम ईस्ट में लगाएंगे तो वो वेस्ट में लगाएगा, दिशा विपरीत होगा लेकिन समान द्रव्यमान का समान बल वो भी लगाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि परिमाण समान होना चाहिए लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन की बात कर, अगर ये एक्शन हुआ है तो ये रिएक्शन फोर्स होगा। तो परिमाण में दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगा। तो परिमाण दोनों के बराबर है लेकिन मेरे भाई दिशा विपरीत, इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो ये हमारा कहता है। आगे चलते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है उसको रिप्रेजेंट करना है। एक बात बताइए मेरे भाई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है वो आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है और आपको ढूंढना है कौन गलत है। कहता है कि जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। मेरे भाई मैंने झटका वाला टर्म आपको सिखाया होगा, याद करो, जड़त्व का टर्म मैंने सिखाया होगा। एक बात हम आपको बहुत पहले भी बोले थे कि न्यूटन गति का जो प्रथम नियम होता है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई गति में है तो गति में रहना चाहती है। अगर उसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसमें झटका लगेगा और उसी को जड़त्व कहते हैं। तो मेरे भाई अगर किसी भी चीज में गति है और अगर आप रोकिएगा तो झटका लगेगा तो हम कहेंगे उसी को जड़त्व कहते हैं।
लेकिन अब मामला है कि चलो जरत तो समझ में आ गया कि अगर कोई हम खड़े हैं और अचानक कोई पीछे से आके धक्का देगा तो हम झटका खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अगर हम झटका खाएंगे तो वही जरत तो होता है। लेकिन जरत तो मेरे भाई दो प्रकार का होता है, एक विराम का जरत, एक गति का जरत। अगर आप गति में झटका खाएंगे, अगर आप गति में झटका खाएंगे तो गति का जरत, अगर आप विराम में रह करके, अगर रेस्ट में रह करके झटका खाते हैं तो वह विराम का जरत तो होता है। अब मामला यहां पर होता है मेरे भाई कि ऐसे में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इसके पीछे एक कॉज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो मेरे भाई ये इनर्शिया का कंसेप्ट होता है, ये जरत्व का कंसेप्ट होता है, लेकिन इस बात को समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम इनर्शिया की बात करते तो इनर्शिया को मेरे भाई झटका समझना, इसको आप झटका फील करना। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि आप मान लेते हैं कोई भी प्लांट वगैरह में पत्ती लगा हुआ है, आप प्लांट को जब हिलाते हो तब देखना वो प्लांट की पत्तियां टूट जाती है, फल टूट जाते हैं, वो झटका के कारण टूटता है। तो झटका जो है उसी को जरत्व कहते हैं। तो यहां पर अगर टर्म हमारा झटका का यूज किया तो समझ लेना वो जरत्व की बात करता है। और जरत्व का जो कंसेप्ट हमें मिलता है वो कहां से मिलता है, तो याद रखना मेरे जरत्व का कंसेप्ट हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। न्यूटन के कहां से मिलता है तो कहेंगे न्यूटन हमारा फर्स्ट लॉ से इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरे भाई न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो जरत्व का नियम भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला है मेरे भाई कि जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया हमेशा किसको अपोज करती है, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमेशा याद रखना जो इनर्शिया होता है, जरत्व होता है, हमेशा त्वरण का अपोज करती है। किसका? हमेशा त्वरण का अपोज करती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये हमेशा त्वरण का अपोज करती है। वैसे बनाने के लिए इस क्वेश्चन को तो आप मौखिकली बना सकते हैं, लेकिन हम काउज आपको बताते हैं जिंदगी में तुम गलती नहीं करोगे। तो मेरे भाई जरत्व जो होता है ये हमेशा किसका अपोज करता है, त्वरण का करता है, ना कि किसी गति का करता है। याद रखना ये किसका अपोज करेगा, त्वरण का अपोज करता है। यानी अगर त्वरण x दिशा में लग रहा है तो इनर्शिया हमारा किधर लगेगा, -x में लगेगा। अगर हमारा त्वरण पॉजिटिव x में लग रहा है तो हमारा इनर्शिया किधर होगा, तो -x में होगा। दोनों विपरीत दिशा में होता है, ध्यान रखना। बनाने के लिए इस क्वेश्चन को तो अब तक में बना दिए रहते हैं, लेकिन समझाना है मेरे भाई क्योंकि इसके कभी से कंसेप्ट होता है। समझिएगा, इसमें 2-3 केस हमारे पास आता है। मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, समझना गौर से, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी की हम बात करते हैं और गाड़ी में बैठ करके आप ट्रेवल करते हैं, ये हमारी गाड़ी है और ये गाड़ी रोड पर चल रही है और आप क्या है मेरे भाई, तो आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां खड़े हैं। अगर आप यहां खड़े हैं और मान लेते हैं गाड़ी मेरे भाई आगे की ओर गति किया, और जब आगे की ओर गति किया तो मान लेते हैं उस गाड़ी में गाड़ी का वेग बढ़ गया। अगर मेरे भाई गाड़ी का वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान कैसा होगा, कि गाड़ी का वेग बढ़ा, इसका मतलब त्वरण का मान तो पॉजिटिव होगा। अगर वेग पॉजिटिव है, त्वरण भी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे भाई जिधर वेग है उधर ही हमारा त्वरण होगा, यानी जिधर वेग है उधर ही हमारा त्वरण हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वेग बढ़ता है तो मेरे भाई वेग बढ़ेगा, त्वरण का मान पॉजिटिव होता है। जब त्वरण का मान पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, इसका मतलब त्वरण हमारा इधर होगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर बताइए इनर्शिया किधर काम करेगा, तो कहेंगे इस पर इनर्शिया जो जड़त्व होगा हमारा इधर काम करेगा, यानी कि जो जड़त्व है हमारा इधर की ओर काम करेगा। जब इनर्शिया इधर की तरफ काम करेगा तो मेरे भाई झटका पीछे की तरफ लगेगा। तो जब आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक गाड़ी की गति बढ़ गई तो आप झटका किधर खाते हैं, तो पीछे खाते हैं, क्योंकि इनर्शिया पीछे होता है। जिधर हमारा इनर्शिया होगा उधर ही हमें झटका लगेगा। दूसरा केस जिस पर क्वेश्चन आपका पूछा है, तो एक केस हमारा ये हो गया। दूसरे केस की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो दूसरा केस भी हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मान लेते कि ये कोई गाड़ी है और इस गाड़ी में बैठ करके आप यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, और जब आप यहां पर ट्रेवल करते हैं मेरे भाई तो आप रोड पर ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि यहां पर कोई आदमी है और इस आदमी में क्या होगा, मान लेते कि गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया गया मेरे भाई, तो यहां पर हम ब्रेक की बात करेंगे। जब ब्रेक मारेंगे तो जाहिर सी बात उस गाड़ी की गति कम होगी, उस गाड़ी की गति घटेगी। जब मेरे भाई गाड़ी की गति घटती है ना, तो आपको ध्यान रखना कि त्वरण का मान हमारा नेगेटिव होता है, त्वरण का मान हमारा नेगेटिव होगा। जब हम पॉजिटिव त्वरण को मेरे भाई आगे की तरफ दिखाते हैं, बताइए नेगेटिव त्वरण को हम किधर की ओर दिखाएंगे, क्योंकि नेगेटिव त्वरण को तो सर हम उल्टा दिखाएंगे, इधर हमारा दिखाएंगे, क्योंकि त्वरण हमारा एक सदिश राशि होता है। अगर त्वरण पॉजिटिव था तो आगे की तरफ, अगर त्वरण नेगेटिव है तो हम कहेंगे पीछे की तरफ होगा। तो बताइए इस पर इनर्शिया किधर काम करेगा, तो आप कहोगे सर त्वरण के विपरीत दिशा में काम करे तो इनर्शिया हमारा आगे काम करेगा। जब इनर्शिया आगे काम करे तो झटका आगे लगेगा। तो मेरे भाई अगर आप गति में जा रहे हैं और गाड़ी वाला आदमी अचानक ब्रेक मारेगा तो आप झटका आगे की ओर खाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि आप गति के जरूरत में तो झटका आप आगे खाएंगे और आप विराम के जरूरत में तो झटका आप पीछे खाएंगे। तो ये मेरे भाई यहां पर प्रूव्ड भी है इस चीज का, आप इस चीज को समझिए। तो अगर हम यहां पर कहते हैं कि जब एक बस अचानक रुकती है तो मेरे भाई रुकेगी तब जब ब्रेक मारेंगे, जब ब्रेक मारेंगे तो जाहिर सी बात है आप झटका किधर लगेगा, आपको आगे की ओर लगेगा।
यहां कहता है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि गलत है। किधर झटका लगेगा मेरे भाई? आगे की ओर झटका खाएगा, ये पीछे की ओर झटका नहीं खाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है। तब तो मेरे भाई यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे की ओर आप जा रहे थे और अचानक ब्रेक लगा, जब ब्रेक लगेगा तो मेरे भाई क्या होगा? जब ब्रेक लगेगा तो आप आगे की ओर झटका खाएंगे, क्योंकि आप गति में थे तो गति का जरूरत होगा ना, आप आगे की ओर झटका खाएंगे। विराम की जरूरत में पीछे की ओर, गति की जरूरत में हमेशा आगे की तरफ झटका लगता है। और उसके कॉज भी हम आपको बता दिए क्या कॉज होता है। तो मेरे भाई पहला ही स्टेटमेंट गलती है। दूसरा कहता है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, कोई आदमी अगर चलती बस से अगर वो कूदता है, अगर चलती बस से कूदेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई वो आदमी गिर जाएगा। अगर मान लेते हम बैठे हुए थे और अचानक हम गाड़ी से कूद गए तो जाहिर सी बात है कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, हम रेस्ट में थे, लेकिन गाड़ी के साथ हम गति में थे, और जैसे ही हम कूदेंगे तो हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई हमको झटका लगेगा और हम गिर जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि ऐसा होता भी है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक वो घूमता रहता है मेरे भाई। तो ये सब भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा रॉन्ग था। तो आंसर करेंगे हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, ये किसी भी सूरत में यहां पर रॉन्ग है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के हम लोगों को आंसर करने थे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे भाई यहां पर मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। सर गुरुजी कॉमन क्वेश्चंस का थोड़ा जल्दी खींचिए। अच्छा, कॉमन क्वेश्चन नहीं है, आपको लगता है कॉमन क्वेश्चन? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनको कॉज पता नहीं है मेरे भाई। अगर आपको कॉज पता नहीं चलेगा, आप एक एक चीज को समझ करके नहीं पढ़ेंगे, हम उड़ा देंगे ना, तो आपको लगेगा जल्दी खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया, हमारा तो हो गया, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसीलिए अगर हम इसी में कॉज खोजेंगे, इसी में हम लोग को सीखना है। इसलिए जल्दीबाजी नहीं, जितना आराम से पढ़ाते हैं उतने आराम से पढ़ना भी है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से पढ़ाने दीजिए। और कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल की दिशा 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो मेरे भाई ये बता दीजिए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो मेरे भाई जब भी आपको कार्य की बात करता है और बल और दूरी की बात कह दिया है तो आप कहेंगे सर अगर कार्य की बात करेगा ना तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है बल गुना विस्थापन। बताइए ये किसको नहीं पता होगा? और कार्य बराबर क्या होगा? कहेंगे यहां पर हमारा बल गुना विस्थापन। सबसे बड़ा बात ये है मेरे भाई कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में, इस बात को एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मेरे भाई कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन है। समझना गौर से। यहां पर मामला क्वेश्चंस देखो कितना तरीके से पूछा गया। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? ये कार्य का फॉर्मूला होता है हमारा एफ एस कॉस थीटा, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन देता है। ये हमारा एफ एस कॉस थीटा बनाने के लिए सब बना लिया होगा, लेकिन समझ करके बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई कार्य का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा होगा। पूरी दुनिया जानती है, आपको भी जानना है। अब इसमें मेरे भाई ये थीटा जो हमारा होता है, ये थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? तो थीटा हमारा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अगर मेरे भाई बल, जिधर बल लगेगा उधर ही विस्थापन हो जाएगा। अगर दो चीज अगर एक ही दिशा में जाता है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हुआ? 0 डिग्री हमारा होगा। इसका मतलब है मेरे भाई, तो यहां पर बोला कि बल की दिशा में ही विस्थापन दे रखा है। तो मेरे भाई जब बल की दिशा में विस्थापन है, ध्यान रखना, जब बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, अगर बल की दिशा में विस्थापन की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो आप ध्यान रखेंगे अगर बल की दिशा में विस्थापन है तो थीटा का मान 0 डिग्री हम पुट करेंगे। जब थीटा का मान 0 डिग्री पुट करेंगे तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? कहेंगे एफ एस, यहां पर कॉस 0 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हमारा एफ एस हो जाएगा, और कार्य का फॉर्मूला तब हमारा ये निकल करके आएगा। तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और तब जाकर के हम कहेंगे बल कितना है मेरे भाई? 1 न्यूटन है, और विस्थापन कितना? तो कहेंगे 1 मीटर है। इसका मतलब मेरे भाई न्यूटन गुना मीटर हमारा जूल होता है। इसका मतलब है ये 1 जूल की बात करेंगे, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 जूल ही हमारे राइट आंसर्स होंगे। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर बल की दिशा में विस्थापन होता है ना तो ये आपको मैक्सिमम वर्क देता है। ये कैसा वर्क देता है? याद रखना, ये मैक्सिमम वर्क देता है। जो वर्क आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा वर्क मिलेगा? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वर्क हमें प्राप्त होता है जब बल के दिशा में विस्थापन होता है, तब की बात करते हैं। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन अगर बल के विपरीत दिशा में हो जाएगा तो थीटा का मान 180 डिग्री, तब हम कहेंगे हमारा जो कार्य होता है वो मिनिमम होता है। और मिनिमम कार्य कितना होता है? माइनस एफ एस होता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला भी था कि मैक्सिमम कार्य कितना होता है? घोंट जाना।
मैक्सिमम कार्ज हमारा एफएस होता है। मिनिमम कार्ज हमारा कितना होता है इसको भी घोट जाना, मिनिमम कार्ज कितना होगा तो माइनस एफएस की हम बात करते हैं। और मिनिमम कार्ज कब होता है जब थीटा का मान मेरे भाई 180 डिग्री होता है, और मैक्सिमम कार्ज कब होता है जब थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक दिशा में, इसमें विपरीत दिशा की बात होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार तथा एक, ये क्वेश्चन मेरे भाई खतरनाक है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हो। मैं आप लोगों को मेरे भाई थोड़ा सा समय देता हूं और एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करके आप बता दीजिए। कहता है कि एक ट्रक, और लॉजिकली आंसर आना चाहिए, प्रकृति वाला आंसर नहीं, एकदम लॉजिक के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है। कहता है एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। तो एक बात तो क्लियर हो गया मेरे भाई, दो को गाड़ी है और दोनों गाड़ी की बात करते हैं जिसमें ट्रक और कार है, और दोनों के दोनों गतिज ऊर्जा कैसे है मेरे भाई, तो एक समान गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। कैसा है, तो एक ट्रक है और एक कार है, समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। मेरे भाई इतना जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ कंसेप्ट छुपे हुए, ध्यान रखना। तब कहता है कि उन्हें रोकने के लिए, तब कहता है मेरे भाई ये बताइए कि उन्हें रोकने के लिए, उन्हें क्या करने के लिए, तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें रोकने के लिए प्रयुक्त बल हमारा यहां पर किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कहता है कि गतिज ऊर्जा एक समान है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी का मान हमारा कांस्टेंट होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी का मान कांस्टेंट है, जो मेरी थ्योरी की क्लासेस करते होंगे, लगातार करते होंगे, उनको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इजी वे में। अगर मान लेते हैं कि किसी भी चीज का मान अगर कांस्टेंट होता है, अगर किसी भी चीज का मान कांस्टेंट होता है तो उसमें परिवर्तन का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर अगर किसी भी चीज का मान अगर कांस्टेंट होता है तो उसमें जो परिवर्तन का मान होगा हम कहेंगे वो 0 होता है। बताइए मेरे भाई ये बात आपको हम क्लास में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अगर मेरी ऑफलाइन क्लासेस अगर आप करते होंगे तो ये सारे कंसेप्ट हम वहां पर बताते हैं। दुनिया में अगर कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 होता है, और यही तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। अगर कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जो हमारा होगा, इसका डिफरेंस हमेशा 0 होता है। चाहे दुनिया में जितनी भी चीज आप देखते हैं अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मान का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये टर्म आपको किसी भी सूरत में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई उसी पर ये आधारित क्वेश्चन ही पूछा गया है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा एक समान हमारा कह रहा है। यहां पर देखिए समान, एक समान गतिज ऊर्जा की बात, समान गतिज ऊर्जा की बात कर रहा था। मैं फिर भी अंडरलाइन कर देता हूं, यहां पर टर्म लिखा हुआ है समान गतिज ऊर्जा को। मेरे भाई ये अच्छे क्वेश्चन से, इस बात को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है। और आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अगर बना करके चले जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसको पूरा का पूरा लॉजिक से बनाना। एक समान गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, यानी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक समान होता है, इसका मतलब उसका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा। मेरे भाई एक बात बताइए, और बीपीएससी यहां से क्वेश्चन कई बार पूछी है कि वर्क डन जो हमारा होता है, हम किसकी बात करते हैं, वर्क डन जो होता है हमारा वो कितने के बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आपके एग्जाम में टियर 3 में इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा है। मेरे भाई वर्क डन का मतलब होता है किया गया कार्य, वर्क डन का मतलब किया गया कार्य होता है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर ये फॉर्मूला तुमको नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। अब एक बात बताइए कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या इसको वर्क डन को हम W से दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया तो जो वर्क अभी हम लोग देखे थे यहां पर, ये वर्क हमारा क्या था, वर्क एक्चुअली में हमारा क्या होता है, कहेंगे अगर हम कार्य की बात कर, समझना गौर से जो मैं बता रहा हूं, अगर हम कार्य की बात करते हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कार्य बराबर हम लोग क्या समझते हैं, तो बल गुना विस्थापन की हम बात करते हैं। बताओ, एक एक बच्चा को पता होगा, अगर बल को, अगर कार्य को लिखेगा तो W से लिखेगा, बल को लिखेगा तो F से लिखेगा, और विस्थापन को किससे लिखते हैं, तो DX से लिखते हैं। मेरे भाई ये अलग बात है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए FS लिख देते हैं, FS लिख देते हैं, S लिख देते हैं, लेकिन वो S नहीं है, वो विस्थापन की बात कर रहा है, और विस्थापन X होता है, DX होता है। आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था, आप यहां पर पहुंचिए तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि विस्थापन को DX कहते हैं, विस्थापन को X नहीं कहते हैं। विस्थापन का मतलब DX होता है, और इसके कंसेप्ट वही छुपे हुए हैं। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान में रखना, अगर हम यहां पर विस्थापन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारा विस्थापन होगा ये कहीं न
न कहीं dx के रूप में होगा। चलो एक टर्म हमें यहां से मिल गया है, इसको अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ पता चल रहा है कि इस कार्य को w को हम f गुना में dx लिख सकते हैं। क्या मेरे भाई इसको आप f गुना में dx लिख सकते हो? आपको कि सर एकदम आराम से लिख सकते हैं f गुना में dx, क्योंकि कार्य बराबर हमारा f गुना dx बल गुना विस्थापन होता है, और विस्थापन को लिखने का तरीका ये होता है। अब हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अब मेरे भाई एक बात बताइए, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो गया? तो कहेंगे कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू जीरो, अगर इसका मान जीरो हो गया वही तो वही चीज तो हमारा है, यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है, इसका मतलब इसका मान जीरो हो गया। कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर कहेंगे सर अगर हमारा ये जीरो हो गया तो हम dx बराबर जीरो बट्टा क्या लिखेंगे? f लिखेंगे। क्या ये जीरो के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या मेरे भाई dx बराबर जीरो हो गया? क्या dx बराबर जीरो हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर dx बराबर जीरो हो गया तो मेरे भाई आगे के कंसेप्ट को समझिएगा, कितना बेहतरीन, कितना जानदार, कितना शानदार कंसेप्ट है। मैं आपको लेकर के चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप ये समझिए, अगर हम पहले क्वेश्चन में कुछ बताए हैं तो उसके पीछे मेरे भाई लॉजिक है। मैंने आपको एक बात बताया था, मैंने लिखा था यहां पर, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कि dx का मतलब मैंने क्या बोला था? dx का मतलब हमारा होता है फाइनल x माइनस इनिशियल x। dx का मतलब क्या होता है? फाइनल x माइनस इनिशियल x। मैंने आपको अलग अलग तोड़ के बताया था। अगर dm अगर लिखेंगे इसको हम लोग कहेंगे फाइनल m माइनस इनिशियल m। मेरे भाई जो मैं आपको कह रहा हूं इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर भी वही चीज हमारा निकल करके आया। अगर dx की वैल्यू अगर जीरो है, अगर dx की वैल्यू जीरो है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई कि फाइनल x माइनस इनिशियल x बराबर जीरो हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल x हमारा इधर ही रह गया और इसको जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा इनिशियल x हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान में रखना कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारे होंगे वो हमारे सेम होंगे। यानी कि जो दूरी हमारा होगा वो बराबर दूरी की बात कर रहा है, ये बराबर दूरी की बात कर रहा है, और हम कहेंगे अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी, अंतिम दूरी और हम कहेंगे प्रारंभिक दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, जब एक ट्रक और एक कार था, समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील था, तब अगर आप रोकने के लिए जो आप बल लगाए हैं तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई हम कहेंगे वो समान दूरी पर जाकर के रुकेगा। चूंकि दूरी समान हो गया है, चूंकि दूरी समान हो गया तो वो समान दूरी पर जाकर के रुकेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कौन सा आंसर करेंगे? तो दोनों मेरे भाई कैसा होगा? कहेंगे दोनों हमारा समान दूरी तय करके दूरी रुकेगा, तो दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा, एक समान दूरी तय करेगा। यानी मेरे भाई दोनों की दूरी कैसी होगी? तो यहां पर बराबर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होंगे मेरे भाई ये हमारे राइट आंसर्स हो जाएंगे। ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है और ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। और याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूला को भी तुम ध्यान में रखना। ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां काम करता है? अगर मेरे भाई किसी वस्तु में आप धक्का दिए, अगर उसकी गति में परिवर्तन हो गया तो हम कहेंगे गति में परिवर्तन के कारण उसमें हम कहेंगे उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तब कहेगा बताइए कितना कार्य हुआ है? यही फॉर्मूला लगा करके हम डायरेक्ट बनाते हैं, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके यहां पर कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए तो मेरे भाई दोनों वस्तु के बल कैसे होंगे? अगर यहां पर कह रहा मेरे भाई बल की बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए, किसके किसके बीच में रिलेशन है? बल के बीच में रिलेशन है। और किसको तिगुना कर रहे हैं? तो द्रव्यमान को तिगुना कर रहा है। कितने वस्तु का? तो दो वस्तु का। मेरे भाई आप याद कीजिए, आपको पता होगा ग्रेविटेशन में एक फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो फोर्स हमारा होता है कैपिटल जी, और m1 m2 अपन में r² होता है। शायद मुझे लगता है कितना पता होगा आपको। मेरे भाई कहीं पर भी इस क्वेश्चन में दूरी का चर्चा नहीं किया, क्वेश्चन में दूरी का चर्चा कहीं नहीं किया है, इसलिए दूरी को आप काट दीजिए। कैपिटल जी तो ऐसे भी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो कहेंगे बल हमारा समानुपाती क्या होगा? कहेंगे m1 गुना में m2 का होगा। मेरे भाई इस रिलेशन को आप यहां से उठाइए और आप सीधा कहेंगे कि बल हमारा m1 और m2 के समानुपाती, गुणनफल का समानुपाती होगा। अब कहता है यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को कितना गुना करना है? तो पहले का तिगुना करना है। इसका मतलब मेरे भाई बल भी बदल जाएगा और हम कहेंगे ये हमारा f समानुपाती, पहला जो द्रव्यमान हमारा है उसको तिगुना कर देते हैं, ये 3m1 हो जाएगा। और दूसरा जो द्रव्यमान हमारा है वो कितना है? तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर 3m2 कर देते हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करने के लिए आप जाओगे तो आपको कहोगे सर m1 गुना m2 को हम यहां पर लिख देते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे 3 गुना में 3 9 लिख देते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, यही ना f डैश हमारा होगा, यही ना हमारा f डैश समानुपाती, f डैश समानुपाती m1 गुना में m2, m1 गुना में m2 f के बराबर है। क्या हम f इसको यहां लिख देंगे?
जाएंगे 9 यहां हो जाएगा। क्या एफ डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं समानुपाती है, हमारा पहले का 9 गुना हो जाएगा। यानी जो बल होगा मेरे भाई वो पहले के बल का कितना गुना, बाद का बल पहले के बल का 9 गुना हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना नहीं 9 गुना आंसर करेंगे। आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी जो होगा मेरे भाई वो राइट होगा, बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर। आगे चलिए, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, मेरे भाई कहां पर पहुंचता है? अगर किसी पत्थर को आप फेंकते हैं तो वह पत्थर कहां पर, तो एक पत्थर जब शीर्ष पर पहुंचता है, और शीर्ष का मतलब आप समझते हैं, शीर्ष का मतलब होता है जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है। ये कंसेप्ट होता है मेरे भाई कि जब कोई भी वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, जब अपने शीर्ष पर पहुंचता है, तो आपको याद रखना मेरे भाई अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है। यानी पर ऊपर ले जाने वाला जो 0 अंतिम वेग का मान क्या होगा, क्योंकि यहां पर अंतिम वेग का मान हमारा 0 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और अंतिम वेग को हम 20 दिखाते हैं और कहेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कोई भी वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकिए, अगर ये अपने महत्तम ऊंचाई पर जाएगा, यानी उससे ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब उससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला वेग 0, यानी अंतिम वेग का मान उसका 0 हो गया। तो अधिकतम ऊंचाई पर मेरे भाई अंतिम वेग का मान 0 होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर बोला गया है कि जब सीधे ऊपर फेंका गया, यहां पर किसी गेंद की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं मेरे भाई। जब किसी भी चीज को आप फेंकते हैं ना, तो आप जमीन से उसको फेंकते हैं, तो आप नीचे में आप क्या करते हैं, धरातल बना लेते हैं। ये हमारा धरातल होता है, और इसी धरातल से हम क्या करते हैं, इस गेंद को हम फेंकते हैं। जब इस धरातल से किसी गेंद को हम फेंकते हैं तो ये हमारा किधर जाएगा, तो हम कहेंगे सीधा हमारा इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाता है। लेकिन ऊपर की ओर तो जाता है, लेकिन कहां तक जाएगा, तो मेरे भाई ये अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अगर ये अपने अधिकतम ऊंचाई तक अगर ये जाता, अगर अपनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर ले जाने वाला वेग का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। मेरे भाई ये प्रारंभिक वेग से कुछ ना कुछ वेग से फेंके होंगे, और यहां पर हमारा ये अंतिम वेग का मान क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर 0 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके निकल करके आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहेंगे अधिकतम ऊंचाई पर हम कहेंगे अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। आप यहां से फेंके हैं, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग का मान 0, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु पहुंचेगा तब अंतिम वेग का मान 0 होगा। ये भी एक कंडीशन है। इस कंडीशन को मेरे भाई किसी भी सूरत में आप ध्यान रखेंगे, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु पहुंचेगा तभी अंतिम वेग का मान हमारा 0 होगा। और हम सीधा कहेंगे कि सर यहां से चलना शुरू किया, अगर यहां पर पहुंचा है, तो अगर अपनी महत्तम ऊंचाई पर गया तो अंतिम वेग का मान 0 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को समझना, जब अगर ऐसा होता है तो ये तो चलो ठीक है, अंतिम वेग का मान 0 हो गया। क्या मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि वेग 0 हो जाएगा, तो कहेंगे वेग तो सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वेग क्या होगा, तो कहेंगे वेग तो सर 0 हो जाएगा, ये सही हो सकता है। वेग कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मेरे भाई हम कह रहे हैं कि अंतिम वेग का मान 0 होगा। शीर्ष पर, कहां पर, अधिकतम ऊंचाई पर, शीर्ष पर अंतिम वेग का मान 0 है। तो मेरे भाई ये 10 मीटर पर सेकंड तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सी गलत हो गया, सी गलत हो गया। तो मेरे भाई ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब बचा ये और ये। अब कहता है कि वेग तो हमारा 0 है, क्या इसका त्वरण भी 0 हो जाएगा? मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना कि अगर किसी भी वस्तु को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो ना, उस पर एक त्वरण हमेशा काम करता है। कौन सा त्वरण हमारा काम करता है? हम कहेंगे वो त्वरण हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर कोई भी वस्तु मेरे भाई ऊपर की ओर जा रहा है और अचानक उसका वेग अगर 0 हो गया, तो समझ लेना उस पर एक त्वरण काम करेगा जो कि नीचे की तरफ उसको खींचता है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है, अगर इसका वेग 0 हो गया लेकिन अभी भी इस पर कौन सा त्वरण नीचे की ओर काम करेगा, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और यही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वैल्यू भी ध्यान में रखना है। जी का मान हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कई बार मेरे भाई एग्जैक्ट मान पूछता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि लगभग इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से मान करके चलेंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु का वेग, ऊपर ले जाने वाला वेग का मान 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे अभी भी नीचे एक हमारा त्वरण काम करेगा, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और उस गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मेरे भाई एग्जैक्ट देखेंगे तो इतना होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो हमारा 10 होगा। तो हम कहेंगे कि सर वेग का मान 0 हो जाएगा, लेकिन त्वरण का मान यहां 0 कह रहा, त्वरण 0 नहीं होगा, अभी भी उसमें एगो त्वरण है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जो गुरुत्वीय त्वरण हमारा होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे सर अभी भी उसमें एक त्वरण है जो कि हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से होगा, लेकिन ये कौन सा त्वरण होगा, ये
कौन सा त्वरण होगा? तो मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूं मेरे भाई, ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। ये कैसा एक्सीलरेशन होगा? तो कहेंगे हमारा ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और यही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू लगभग हम बोल दिए, लगभग मेरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने 10 मान करके चला, ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट में 9.81 होता है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने निकल करके आते हैं, कंसेप्ट रहेगा तो आप श्योर करके आ जाओगे। सर यहाँ तो साइंस का धाकर धाकर स्टूडेंट है भाई, तो मुरली सागर जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है किसी घड़ी की लोलक की लंबाई फर्क नहीं पड़ा है ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। प्रवीण कुमार यादव जी क्या हो गया? मैंने इस देख रहा हूं, एक बार नेगेटिव एक्सलेशन होगा ना सर? देखो नेगेटिव एक्सलेशन हमेशा जी जब नीचे काम करता है ना, जब भी जी नीचे का, हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, हम रेखीय त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। और जैसे ही अंतिम वेग 0 होता है वो फ्री फॉल होता है, और जब फ्री फॉल होगा उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण की मान अगर बात करते हैं, नीचे अगर कोई वस्तु हमारा आता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पॉजिटिव लगता है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर। अगला कहता है कि किसी घड़ी की लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो बताइए क्या होगा? मेरे भाई अगर लोलक की बात करता है, लोलक की बात करता है, तो आप कहेंगे सर लोलक की बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि लोलक का जो आवर्तकाल होता है हमारा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में जी होता है। याद रखना, इस क्वेश्चन को कई बार पूछता है। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में जी होगा, जहां पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना है 2 पाई तो हमारा कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो आवर्तकाल हमारा है, ये आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं, ये समानुपाती हमारा अंडर रूट एल का होगा। यानी एक कंसेप्ट हमें यहां से मिल रहा है कि अगर आवर्तकाल समानुपाती किसका है तो किंग एल का है। यदि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यानी आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, अगर इस लंबाई को अगर आप बढ़ा दीजिएगा ना तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लेकिन कितने से बढ़ जाएगा? तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लंबाई के बढ़ने से पूछेगा मेरे भाई, बताइए कि लंबाई के बढ़ने से, ध्यान रखना, लंबाई के बढ़ने से याद रखना है कि लंबाई के बढ़ने से हमारा आवर्तकाल जो होगा मेरे भाई, आवर्तकाल की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आवर्तकाल में मेरे भाई 41% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट के? 41% की यहां पर वृद्धि हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 41% की वृद्धि इसलिए हम कह रहे हैं मेरे भाई, रूट लगा हुआ है, और रूट का वैल्यू कितना होता है? रूट का मान हमारा होता है, हम लोग सीधा कहते हैं अगर कहीं रूट अंडर लगा हो तो उसका मान कितना होगा? तो लोग कहते हैं, अगर मेरे भाई यहां पर अगर देखेंगे तो आप सीधा कह सकते हैं, नहीं रूट नहीं, ऐसा नहीं होगा, 41% नहीं कहेंगे मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे, यहां पर वो कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि लंबाई के बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा? कि आवर्तकाल हमारा बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे नोट करेंगे, आवर्तकाल हमारा क्या होगा? कि यहां पर सिंपल कहेंगे, यहां पर बढ़ जाएगा, और वो कैलकुलेट करने पर हमारा डेटा आएगा। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके ऐसे पूछ जाते हैं कि लंबाई के बढ़ने से क्या होगा? कि आवर्तकाल का भी मान हमारा बढ़ जाएगा। और अगर आवर्तकाल बढ़ गया तो जो मेरे भाई घड़ी हमारा जो सिंपल पेंडुलम जाने और आने में अगर उसको 10 सेकंड पहले लग रहा था, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब होता है अब ज्यादा समय लगेगा। जब ज्यादा समय लगेगा तो वो हमारा पेंडुलम सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो मेरे भाई अवधि बढ़ती है और वह घड़ी पीछे हो जाती है, अवधि बढ़ती है, घड़ी आगे हो जाती है, अवधि घटती है, पीछे। मेरे भाई अवधि घटने की तो बातें नहीं करेंगे, ये तो पहले खत्म हो गया। अवधि बढ़ती है, अवधि बढ़ती है तो क्या वो घड़ी पीछे हो जाएगी? जाहिर सी बात है मेरे भाई, उसका जो पहले जो हमारा पेंडुलम था, यानी पेंडुलम की बात कर रहा है, लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर कहता है कि वह अवधि बढ़ती है और घड़ी आगे हो जाएगी। घड़ी आगे नहीं होगी मेरे भाई, घड़ी और पीछे हो जाएगी। यानी घड़ी कैसा होगा? सुस्त हो जाएगा मेरे भाई, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे अब उसको जाने और आने में उसको ज्यादा समय लगेगा, और उस परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या कहेंगे? तो वो और पीछे हो जाएगी, घड़ी पीछे हो जाएगी, घड़ी आगे नहीं कहेंगे, घड़ी पीछे हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला मेरे भाई यहां पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जिसका भी थ्योरी थोड़ा भी वीक है मेरे भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं ये न्यू बैचेज है, और न्यू बैचेज आपको इंजेक्शन बैच के रूप में आपको मिलेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का बेहतरीन कंसेप्ट आपको 6 to 8 9 10 कंबाइंड करके, या 9 10 का अलग से भी है। अगर आपको टीजीटी साइंस की तैयारी करना है तो उसके लिए अलग बैचेज है। लेकिन अगर मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, सभी साइंस के जो बैचेज हमारे डिजाइन हुए वो इंजेक्शन बैच के रूप में आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। तो ये सब न्यू बैचेज आपको मिल जाएंगे। अगर किसी की थ्योरी वीक है, कंसेप्ट समझना है, जानना है थ्योरी को,
आप एक बार क्लास करके देखिएगा, आप में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। बाद बाकी अगर आपको पहले से पता है सब कुछ तो आप लगातार मेरी इस क्लासेस को भी कीजिए, यहां से भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगला कहता है कि बुयांसी फोर्स का जो केंद्र होता है मेरे भाई, उत्प्लावन बल का जो केंद्र होता है वो हमेशा कहां होता है? उत्प्लावन बल का जो केंद्र होता है ये हमारा कहां होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात बताइए मेरे भाई कि उत्प्लावन बल का जो केंद्र होता है वो कहां होता है? सबसे पहला चीज है कि उत्प्लावन बल होता क्या है, तो वो भी तो जानना जरूरी है। मान लेते हैं कि नीचे पानी भरा हुआ है और ये हम लाइन जो खींचे है ना, ये पानी का सतह, ऊपर में हवा है। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं ऊपर में हवा है और नीचे ऐसा मान लीजिए कि ये पानी का सतह है और यहां पर हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा पानी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नीचे पूरा मेरे भाई पानी भरा हुआ है। नीचे क्या भरा हुआ, तो हम पानी कंसीडर किए इसलिए हम पानी कह रहे हैं, यहां पर पानी भरा हुआ है। अब मेरे भाई इस पानी में हम उत्प्लावन बल को देखना चाहते हैं, सिर्फ उत्प्लावन बल को नहीं देखना चाहते हैं कि उत्प्लावन बल का केंद्र जानना चाहते हैं कि उत्प्लावन बल एक्चुअली में लगता कहां है किसी वस्तु पर। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई वस्तु, समझना गौर से, अगर कोई वस्तु इसको और भी तरीके से मैं समझा पाऊंगा मेरे भाई, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो, और वहां से हर चीज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताता हूं। मेरे भाई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या कीजिए, तो पानी भर लीजिए और पूरा एकदम जहां तक हो सकता है, अब इससे ज्यादा पानी नहीं भरेगा। इससे अगर थोड़ा भी पानी अगर भरिएगा तो बाहर गिरने लगेगा। वैसा स्थिति में आपने इसमें पानी भर दिया है। कहेंगे एक कंटेनर है जिसमें हमने पानी को पूरी तरीके से मैंने फिल कर दिया है, यानी कि पूरी तरीके से इसमें पानी को क्या कर दिया गया, तो कहेंगे कंप्लीट रूप से पानी को इसमें भर दिया गया है। अब यहां पर पानी को पूरी तरीके से मेरे भाई भर दिया गया, एक कंटेनर है। अब अगर इसमें तिनका भी कुछ गिरेगा तो पानी बाहर हो जाएगा। तो अब इसी दौरान में क्या होता है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं जो उत्प्लावन बल हमारा होता है ना, इस बात को आप पहले ही जान लीजिए। अगर हम उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो याद रखना, ये उत्प्लावन बल मेरे भाई द्रव और गैस में देखने को मिलता है। ये कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना, ये द्रव में होता है, नहीं तो हमारा गैस में होता है। ये ठोस में उत्प्लावन बल काम नहीं करता है। अगर किसी द्रव में आप ऐसा फील भी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद कीजिए, जब किसी द्रव में किसी ठोस पदार्थ को जब डुबाते हो तो उस ठोस पदार्थ के भार में कमी फील होती है, आपको कमी महसूस होती होगी। और वो कमी जो होता है मेरे भाई, वो द्रव लगाता है ऊपर की तरफ, पानी ऊपर की तरफ एक बल लगाता है उस वस्तु पर और उसको हल्का कर देता है, यानी उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो किसी द्रव के द्वारा लगाया गया बल किसी ठोस वस्तु पर जो हमारा होता है उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है। अब मेरे भाई क्या करना है, तो इसमें किसी वस्तु को लेकर के आते हैं और जो वस्तु हमारा है वो कुछ इस तरीके का वस्तु हमारा है। ये मान लेते हैं कि इस वस्तु को हम इसके अंदर हम डुबा दिए। अगर मेरे भाई जो वस्तु हमारा है वो इतना इस पानी के अंदर हम डाल दिए, यानी कि अगर हम इस वस्तु की बात करेंगे तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान, चलो एग्जैक्ट मान बताने के लिए मैं इसको कैसा करता हूं, इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको बताता हूं। मान लेते कि किसी वस्तु को हम क्या के लेकर के आए और इसके अंदर हम डुबा दिए। जब इसके अंदर उस वस्तु को आप लेकर के मेरे भाई आकर के डुबाओगे, मान लेते इतना पार्ट उसका डूबा है और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हमारा ये था, इतना ही पार्ट हम पानी में डुबाए। समझना गौर से, अगर इतना पार्ट उसका पानी में तुम डुबाए हो, इसका मतलब मेरे भाई इतना पार्ट उसका पानी में डूबा है। अगर इतना पार्ट पानी में डूबा है मेरे भाई, तो इतना दूर का पानी खाली हो गया होगा। इतना दूर का पानी गया कहां, तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि लवालब पहले से ही भरा हुआ था। इसका मतलब है कि यहां का पानी मेरे भाई विस्थापित हो जाएगा और उस पानी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम यहां पर विस्थापित द्रव कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी विस्थापित द्रव को फिर क्या करते हैं, एक छोटे से कंटेनर में हम जमा कर लेते हैं। एक छोटा सा कंटेनर होता है, उसी में जितना हमारा पानी विस्थापित हुआ उसको इसमें जमा कर लेते हैं और जो विस्थापित द्रव होता है इसका हम क्या करते हैं, भार निकालते हैं। अगर इसका वजन कर लेते हैं, भार कर लेते हैं, तो यही विस्थापित द्रव का जो भार होता है मेरे भाई, जितना उत्प्लावन बल हमारा नीचे से ऊपर लगेगा उतने के बराबर ही लगेगा। तो अगर आप इसका वजन कर लिए तो आप सीधा कहेंगे जितना इसका भार होगा उतना ही मेरे भाई बुयांसी फोर्स लगेगा। ये कंसेप्ट कहता है। इसका मतलब जो बुयांसी फोर्स हमारा नीचे से ऊपर लगेगा वो कितने के बराबर लगता है, तो जो विस्थापित हुआ पानी, उस विस्थापित द्रव का क्या निकालना है, तो उसका भार निकालना है। अगर उसको आप नाप लिए, उसका वजन कर लिए, इसका मतलब वो जितना न्यूटन आपको शो कर रहा होगा उतना ही न्यूटन का बल हमारा नीचे से ऊपर लगेगा। अब मामला आता है, चलो ठीक है कि नीचे से ऊपर हमारा लगेगा, नीचे से ये पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन कहां लगेगा,
लेकिन ये कहां लगेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई। नीचे से ऊपर तो लगेगा, लेकिन लगेगा तो लगेगा कहां, ये बताना पड़ेगा आपको। अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि जितना दूर का पानी विस्थापित हुआ है, जितना दूर का पानी विस्थापित हुआ है, अगर इतना दूर का पानी विस्थापित हुआ, यदि इतना दूर का मेरे भाई पानी विस्थापित हुआ है, तो इसका जो सेंटर, इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए। ये इतना दूर का जो पानी हमारा निकला है मेरे भाई, इतना दूर का जो हमारा ये पार्ट है, इसका जो सेंटर होगा हम उसकी बात करते हैं। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर बीच में होगा, आधा ऊपर आधा नीचे। ऊपर भूल जाइए, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ उसका जो सेंटर होगा ना, उसी को सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। इसी को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। यानी कि टोटल का टोटल जो बॉयंसी हमारा काम करेगा, टोटल का टोटल जो बॉयंसी फोर्स हमारा लगेगा, वो सेंटर ऑफ बॉयंसी पर लगेगा। और सेंटर ऑफ बॉयंसी को क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो उत्प्लावन केंद्र इधर, उत्प्लावन बल इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, कहां लगेगा, उस बिंदु पर लगेगा जिसको सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। वो कहां होता है, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ होता है उसका जो सेंटर होता है वहां लगता है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आपसे कह रहा है कि उत्प्लावन जो हमारा बल लगता है उसका केंद्र बताइए कहां होता है। तो मेरे भाई ये जो उत्प्लावन बल हमारा लगता है उसका केंद्र कहां पर होगा, तो उत्प्लावन केंद्र जिसको आप कहते हैं, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसका जो सेंटर होता है। इसका मतलब मेरे भाई, अगर इसका सेंटर कह रहा है, इसका मतलब जो विस्थापित द्रव होगा उसका सेंटर की बात करेगा। अगर वस्तु का जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ वस्तु का सेंटर है, वो तो विस्थापित द्रव का भी सेंटर वो हमारा होगा। इसका मतलब है मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे कि विस्थापित द्रव के आयतन की केंद्रक के समान संपाती होता है। यानी मेरे भाई आप कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये आपका इंग्लिश टर्म गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश टर्म जो मेरे भाई ये गलत लिखा हुआ है। इस बात को गुरुत्व केंद्र के संपाती यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख ले मेरे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, विस्थापित द्रव पर ही रिलेटेड होगा। ये इसके मेरे भाई ऑप्शन ये जो लिखे हुए हैं गलत लिखे हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है विस्थापित द्रव का जो केंद्र होगा ना वहीं पर लगेगा। इसका मीनिंग ये है, विस्थापित जो द्रव का आयतन, विस्थापित द्रव का जो हमारा केंद्र होगा उस केंद्र के समानुपाती लगेगा, उसी के संपाती लगेगा। जहां पर है मेरे भाई वहीं पर लगेगा, यहां पर लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वो कहना चाह रहा है। और जो मैं बताया हूं उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर कोई कभी भी अगर आपको कोई कहता है कि कितना बॉयंसी फोर्स होगा, तुम तुरंत बता सकते हो कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा। जितना पानी बाहर निकला ना उसको नाप लीजिए, कहिएगा सर उतने भार का कमी उसमें फील हो रहा होगा। यही कंसेप्ट होता है इस बात को। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी तरल की समान मात्रा के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे धीमी गति की होती है। मेरे भाई सबसे फास्ट प्रोसेस अगर हम लोग देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे फास्ट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे फास्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि सबसे फास्ट प्रोसेस अगर हमारा होता है तो वो हमारा बॉइलिंग का होता है। सबसे फास्ट कौन सा होता है, बॉइलिंग होता है। पानी बहुत जल्दी बॉयल कर जाता है, गर्म हो जाता है। और कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं, यही हमारा सबसे फास्ट हमारा क्वथनांक बिंदु होता है। सबसे पहले फास्ट हमारा क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग होता है। सबसे स्लो क्या होगा मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। सबसे स्लो क्या होगा, कहेंगे सबसे स्लो प्रोसेस अगर हमारा होता है, धीरे धीरे अगर हमारा होता है तो सबसे स्लो प्रोसेस हमारा नेचुरली होता है। और सबसे स्लो प्रोसेस यानी नेचुरली अगर होता है, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, नेचुरली जो अपने आप होता रहता है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिएगा मेरे भाई कि मान लेते हैं आप कपड़ा धो दिए और कपड़ा को धो करके अगर आप पसार दिए तो देखिएगा धीरे धीरे वो सूखता है, उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली होता है। तो वाष्पीकरण मेरे भाई वेरी स्लो प्रोसेस होता है और ये हमारा वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, लेकिन जो संघनन होगा मेरे भाई ये भी स्लो होगा लेकिन इससे थोड़ा फास्ट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं अगर हम बॉइलिंग की बात करेंगे तो बॉइलिंग हमारा सबसे फास्ट होगा और बीच में हमारा क्या होगा, कहेंगे कंडेंसेशन की बात करते हैं जिसको संघनन कहते हैं। और कंडेंसेशन में हम कहते हैं कि वाष्प पानी बनता है। और सबसे स्लो अगर कोई प्रोसेस होता तो हम कहेंगे यहां पर इवेपोरेशन होता है। ये कौन सा होगा, कहेंगे हम लोग यहां पर इवेपोराइजेशन की बात करते हैं। इवेपोराइजेशन की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर इवेपोरेशन होता है। तो मेरे पास सबसे फास्ट प्रोसेस, सबसे स्लो प्रोसेस का एक ऑर्डर हम आपको लिख दिए। कई बार इस पर भी क्वेश्चंस पूछता है। आगे चलते हैं।
उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसको कार्य में बदल सकते हैं मेरे भाई। उष्मा को आप कार्य में बदल रहे हैं, उष्मा को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आप कार्य में बदल रहे हैं। यानी आप किसी भी चीज में उष्मा दिए वो किस में परिवर्तित हो गया, जितना उष्मा दिए वो टोटल का टोटल मेरे भाई वर्क में परिवर्तित हो गया। ये वाला जो कंसेप्ट है मेरे भाई कि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और उसको कार्य में बदलना है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, ऊर्जा में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही सकता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष जो हमारा है, ये प्रत्यक्ष जो सबसे पहले दिया था मेरे भाई वो रमफोर्ड ने दिया था। याद रखना, इस नाम साइंटिस्ट नाम का हमारा है। यानी कि जो भी उष्मा दी वो पूरा का पूरा किस में परिवर्तित हो गया, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि वो हमारा कार्य में परिवर्तित। ये कौन थे, रमफोर्ड की बात करते हैं, याद रखिएगा। अगला मेरे भाई क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि मुझे लगता है कि एक बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। एक बार मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए कितने आंसर होंगे। कहता है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होगा। मेरे भाई आप किस पर फोकस कर रहे हो, आप आवर्धन पर फोकस कर रहे हो, आवर्धन क्या होना चाहिए इस पर फोकस कर रहे हो। एक बात बताइए मेरे भाई, मैंने कई बार आपको बोला है कि जो आवर्धन हमारा होता है ना, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं और आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं। याद रखना, आवर्धन की जो वैल्यू है मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, आवर्धन की जो वैल्यू है ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना मेरे भाई इस बात को, अगर आवर्धन का वैल्यू पॉजिटिव है और आवर्धन का वैल्यू नेगेटिव है, आप कैलकुलेट किए। आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण के लिए पढ़ते हैं, माइनस भी अपॉन में यू होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, तो आप दर्पण के लिए पढ़ते होंगे। आवर्धन का फॉर्मूला आप लेंस के लिए पढ़ते हैं, भी अपॉन में यू होता है, ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई उसी आवर्धन की हम बात करें जो एम से दिखाते हैं। अगर इस एम का मान फॉर्मूला लगाए, अगर एम का मान पॉजिटिव आ गया तो हम क्या, अगर आवर्धन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गए तो याद रखना मेरे पास सीधा इमेज बनता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ये मेरे भाई ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर कभी भी सीधा प्रतिबिंब बन गया समझ लेना आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव है, या आवर्धन का मान आपने कैलकुलेट किया अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना वो सीधा इमेज बनेगा। अगर सीधा इमेज बनेगा मेरे भाई तो वह काल्पनिक होगा। सीधा इमेज कैसा होगा, क्योंकि वो हमारा काल्पनिक होगा, और काल्पनिक को ही हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम आभासी भी कहते हैं, आपका चलेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव की अगर बात करते हैं, आवर्धन का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका मतलब मेरे भाई सीधा कहेंगे कि ये उल्टा प्रतिबिंब की बात करता है, ये उल्टा प्रतिबिंब की बात करता है। और जो उल्टा प्रतिबिंब होगा ये हमारा कैसा होगा, कि हम यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब की हम बात करते हैं। ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। अब आप पकड़ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनता है। मेरे भाई जिंदगी में तुम गलती नहीं करोगे, तुमको अगर दिख गया कि आभासी और सीधा छवि की बात करता है, प्रतिबिंब छवि ही होता है मेरे भाई। जैसे ही हमको दिखेगा कि सीधा कह रहा है, सीधा कह रहा है, इसका मतलब आवर्धन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रखेंगे। यानी कि पॉजिटिव मान ये इंडिकेट करता है कि वो सीधा इमेज बनेगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे कि आभासी सीधा सीधा, तो हम आवर्धन की वैल्यू क्या करेंगे, तो पॉजिटिव करेंगे, और आंसर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे सी हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन हमारा है। मेरे भाई लोहा को अगर पिघला दीजिएगा तो पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ पदार्थ से आप फिर लोहा बना सकते हैं। ये भौतिक राशि हमारा होता है, ये बहुत सारी भौतिक राशि कहते हैं, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। लोहा में जंग लग गया तो लोहा खराब हो जाएगा, फिर से मेरा ओरिजिनल लोहा नहीं बनेगा। ये हमारा यहां पर हम कहेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। एक लोहा को छड़ को मोड़ दीजिए फिर सीधा कर दीजिए, हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। मेरे भाई जो उल्टा हो जाता है, जो उल्टा काम फिर उसको कर सकते हैं, जो पहले था उसको फिर दोबारा बना सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जो दोबारा नहीं बनेगा उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोह धातु का एक तार खींचना, मेरे भाई कोई लोहा है उससे पतला तार बना दिए, फिर उस पतले तार से लोहा बना दिए, क्या फर्क पड़ता है। ये भी हमारा क्या, तो मेरे भाई हम कहेंगे रिवर्स कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन। तो दो सिर्फ नहीं होगा, दूसरा सिर्फ नहीं होगा, तो दूसरा यहां नहीं होगा, दूसरा यहां नहीं होगा। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारे भौतिक परिवर्तन को दिखाता आंसर। आगे कहता अम्लीय वर्षा, तो मेरे भाई हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होता है। अब इसमें से अगर आंसर करेंगे तो ए और बी दोनों करना पड़ेगा, तब आंसर सी के साथ आप जाएंगे। और ये उपयुक्त में से एक से अधिक भी आपको दे रखा है। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर तब होता जब ए एंड बी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर ए एंड बी दे रखा है तब आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सी ही करेंगे। अगर हमारा ये दे रखा है, ये दे रखा है और तीसरा कोई ऑप्शन होता तब आंसर करते, तब उपयुक्त में से एक से अधिक करते। लेकिन तीसरा आंसर ए एंड बी जब हमारा दे दिया है तब आंसर हम लोग वही करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। आंसर सी हो जाएगा। अगला है मेरे भाई परमाणु जो शब्द दिया था, परमाणु जो वर्ड दिया था, परमाणु जो शब्द दिया था, ये डेमोक्रेट्स ने दिया था, याद रखेंगे। और मेरे भाई फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर का कहते हैं। और डाल्टन की अगर बात करते हैं तो डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। हम कहेंगे परमाणु का सिद्धांत में उन्होंने, डाल्टन ने बोला था कि पदार्थ के
पदार्थ हमारा क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के जो सबसे छोटे कण होते हैं उसी को परमाणु कहते हैं। ये कौन बोला था, डाल्टन बोला था। उनका स्टेटमेंट था कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। अगर वो सबसे छोटा कण है तो मेरे भाई फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में उसकी थ्योरी मेरे भाई बेकार हो गई थी। उसकी थ्योरी जो है गलत साबित करके गया। कौन, हम बात करेंगे रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने उसी के अंदर न्यूक्लियस खोज दिया। मेरे भाई जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया। इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया उसी एटम के अंदर। जिसने बोला था कि वो अविभाज्य है उसी में सब कुछ मिल गया। बाद में उसकी थ्योरी ये गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो हमारा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एटम होगा मेरे में तो प्रतिक्रिया कर सकता है। हम कहेंगे वो अणु की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ये हमारा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जब किसी जलीय विलयन में पाए जाने वाले अभिकारक के धनायन और दूसरे अभिकारक के ऋणायन संयोजित होकर के डैश निर्माण करता है तो यहां पर अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जो अवक्षेप होता है ना ये सॉलिड होता है। अवक्षेप हमारा कैसा रूप में होता है, कहेंगे हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में ये चीज होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अवक्षेप जो था हमारा यहां पर सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी मेरे भाई ये इनसॉल्युबल होगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि हमारा इनसॉल्युबल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जल्दी घुलनशील नहीं होता, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और इसको हम लोग कहते हैं अघुलनशील कहते हैं। ये ऐसा पदार्थ होता है मेरे भाई, हम कहेंगे ये हमारा इनसॉल्युबल हमारा पदार्थ होता है, अघुलनशील हमारा पदार्थ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा अघुलनशील पदार्थ होगा। अब आपके सामने है मेरे भाई, क्या ये वो विलेय अम्ल होगा? विलेय तो एकदम नहीं होगा। क्या वो अविलेय अम्ल होगा? अम्ल की बात नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए कहता है कि जब किसी जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक हमारे धनायन है और दूसरे अभिकारक हमारे ऋणायन है, यानी एक हमारा प्लस है दूसरा माइनस है मेरे भाई, तो वो उस परिस्थिति में आप कहेंगे एक प्लस है एक माइनस है। इसका मतलब है मेरे भाई एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब एक धातु है एक अधातु है। एक धातु है एक अधातु है, क्योंकि धातु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और अधातु जो होते हैं मेरे भाई वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब धातु और अधातु दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएगा तो हम क्या कहते हैं मेरे भाई, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर आयनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जिसको आप आयनिक यौगिक के नाम से आप जानते हैं। इसी को आप क्या कहते थे, इसी को आप आयनिक यौगिक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आयनिक यौगिक हमारा होता है तो याद रखना मेरे भाई, ये धातु और अधातु के बीच में होता है। ये किसके किसके बीच में होगा, तो एक धातु और दूसरा हमारा क्या होता है, धातु और अधातु के जो बीच हमारा बंधन होता है उसी से बनता है। कि बीच बंधन से हमें क्या बनता है मेरे, के बंधन से हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड बनता है। इसका मतलब मेरे भाई वो आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, अवक्षेप हमारा है, इनसॉल्युबल है, लेकिन आयनिक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब है ये हमारा अविलेय भी है और आयनिक हमारा एक ठोस है। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे, अविलेय है ये हमारा अविलेय होगा और आयनिक रूप में हमारा होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे मेरे भाई तो आंसर करेंगे सी आपका करेक्ट होगा। ये कोई हमारा अम्ल नहीं होगा। तो मेरे भाई ये हमारा अविलेय है और साथ में हम कहेंगे आयनिक भी होगा। आयनिक क्यों होगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। इस बात को आप ध्यान रखना। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग सीधा कह सकते हैं कि दोनों अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाता है जो कि अवक्षेप देता है, और सीधा हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाई, जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया हमारा होता है इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। इस बात को ध्यान रखना। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये हमेशा मेरे भाई हमारा अवक्षेप प्राप्त करता, अवक्षेप देता, और वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इस बात को ध्यान रखना। व्हाइट पीपीटी के रूप में होता है। इसके रंग भी आपको पता होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अवक्षेप प्राप्त होता है, और जो अवक्षेप होता है मेरे भाई याद रखना, इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अवक्षेप मिलता है। और जो अवक्षेप होता है उजला कलर का हमारा होता है, ठोस फॉर्म में हमारा होता है।
होता है, ध्यान रखना। तो जहां कहीं भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो उसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी आप कहते हैं, और उसके विकारक में मेरे भाई 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि स्थिर दाब पर, कंडीशंस को मेरे भाई समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है स्थिर दाब पर, यानी आपको क्या करना है, तो दाब को कांस्टेंट मानना है। मेरे भाई दाब को क्या मानना है, तो कहेंगे प्रेशर जो है, ये हमारा प्रेशर, दाब को प्रेशर कहते हैं, और ये हमारा कांस्टेंट की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर मेरे भाई आप देख लीजिए कि किसी गैस की बात कर रहा है, तो मेरे भाई जब अगर क्वेश्चन में बोलेगा गैस, तो आप उसको आदर्श गैस मान लेना। आदर्श गैस मान करके हमेशा सॉल्व करना। गैस की बात करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करेगा, गैस की बात करेगा, तो वह गैस आदर्श गैस मान के चलना। अगर मेरे भाई आदर्श गैस तुम मानोगे तो पीवी इक्वल टू हमारा एनआरटी आदर्श गैस का इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि मैंने गैस को आदर्श मान लिया, और जब आदर्श गैस होगा तो इक्वेशंस उनका यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था कि जब इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिएगा, ये दोनों टर्म को काट दीजिएगा, और अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो इसको भी आप काट दीजिएगा। हमारे पास क्या रिलेशन बचेगा मेरे भाई, तो जो वॉल्यूम है वो समानुपाती हमारा टेम्परेचर का हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई इतना ही काफी है। अब कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में अगर वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो मेरे भाई उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तापमान को बढ़ाओगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो उसके आयतन पर क्या होगा, तो कहेंगे उसका आयतन बढ़ जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती मेरे भाई 2024 नियुक्ति बैच जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है। अगर जिनको नहीं पता होगा, जिनको पता है मेरे भाई, उनको इनकी अहमियत पता होनी चाहिए। ये क्लासेस जैसे से आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो लोग रिसेंट में ज्वाइन किए होंगे, अभी ज्वाइन किए होंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो वीडियो पहले पढ़ाए हुए उनको जरूर आप वॉच कर लीजिएगा। ये मत छोड़िएगा कि बाद में कर लेंगे, बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर काम करना तो पूरा नियुक्ति बैच का एक एक क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। और नियुक्ति बैच मेरे भाई पिछले बार का सबसे सक्सेसफुल बैच हमारा रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम बच्चे का अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसमें नियुक्ति बैच का योगदान मेरे भाई कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रहा है। इसीलिए इस बार भी मैं कहता हूं कि इसमें जितने तरह के क्वेश्चंस का एक्युमुलेशन मैंने दिया है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए ये आप समझिए रामबाण साबित होगा। बस आपको इसको बढ़िया तरीके से काम करना। इस पर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण हमारा क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, यानी मेरे भाई यहां पर क्या था, समझना कितना सुंदर क्वेश्चन है और कितना इजी है। जब बना देंगे तुमको लगेगा सर इतना इजी क्वेश्चन था क्या। कहता है मेरे भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट होल्ड मेरे भाई क्रिस्टलाइजेशन वाटर, यानी कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी प्योर इसी का होता है, इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, तो यही आंसर करेंगे। लेकिन अगर धोबन सोडा की बात करने के लिए जाएंगे, ये हमारा होता है Na2CO3, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, तो मेरे पास पानी H2O उसके 10-10 मॉलिक्यूल्स यहां पर होता है। तो यहां तो पानी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहां पानी मॉलिक्यूल्स नहीं था, यहां पानी नहीं है, इसमें पानी 10 गो है। अगर ब्लू विट्रॉल की अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहां पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और ये 5H2O की हम बात करेंगे। यहां पर भी पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी के यहां भी मॉलिक्यूल्स, पानी के यहां भी मॉलिक्यूल्स, यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो हमारा होता है मेरे भाई क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इसके यूज के बारे में आप समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगर मेरे भाई नीला थोथा की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, अगर हम यहां पर नीला थोथा की बात करते हैं, जिसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो कॉपर सल्फेट भी इसको कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर कॉपर सल्फेट कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का यहां जो हमारा यह नाम है मेरे भाई, इसी को हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं, यह ध्यान में रखना है। अब मेरे भाई ये फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये फर्टिलाइजर के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है। ये फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है, ये पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। कीटनाशक वगैरह हमारा होता है, ये पेस्टिसाइड की बात करेंगे वहां भी इस्तेमाल होता है। नीला थोथा की बात करेंगे। ऐसे ही अगर बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई बेकिंग सोडा जो हमारा होता है,
इसको NaHCO3 आप कहते हैं। इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप कहां पे करते हैं? तो पाव रोटी वगैरह को सॉफ्ट बनाने के लिए वहां पर यूज करते हैं। और साथ ही साथ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? आप सभी लोग बताएंगे। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मेरे भाई वहां भी करते हैं, अगर किसी को चींटी काट लिया उस पर लेप लगा देंगे, आराम हो जाएगा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल और कहां पर होता है? तो देखिएगा घर उड़ में, देखिए मेरे भाई आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है लाल रंग का टंगा हुआ रहता है, उसमें बेकिंग सोडा ही उसमें भरा हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे। तो वहां पर भी हमारा ये इस्तेमाल होता है, इसके अपने यूज हैं। अगर धोबन सोडा की बात करेंगे तो धोबन सोडा का केमिकल फॉर्मूला हमारा Na2CO3 और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल होगा। तो मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं, इसका सबसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा हमारा सॉरी ये वाशिंग सोडा धोबन सोडा होता है, ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। पानी की कौन सी कठोरता मेरे भाई? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को क्या करता है? को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग यहां पर वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग साबुन में, डिटर्जेंट में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला मेरे भाई एक क्वेश्चन है कि जब एथेनॉल को अम्लीय माध्यम में, अगर एथेनॉल को किससे मेरे भाई? जब एथेनॉल की बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, इसको अम्लीय माध्यम में अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो मेरे भाई कौन से उत्पाद हमें प्रमुख रूप से यहां पर मिलता है? मेरे भाई एक बात बताइए, एथेनॉल की बात करेंगे तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH होगा। इसका रिएक्शन हम किसके साथ? पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2C4O7 की हम बात करेंगे। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमारा ये फॉर्मूला होता है, और ये एक एक बच्चा को भी पता होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। K2Cr2O7 होता है, ये हमारा 2 होगा, और O7 की बात करते हैं। जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा ना तो एसेटल्डिहाइड बनाता है, और एसेटल्डिहाइड कहने मतलब CH3CHO का निर्माण करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? तो कहेंगे ये हमारा एसिटल्डिहाइड की हम बात करते हैं, अल्डिहाइड की हम बात करते हैं, इसका निर्माण करता, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा ऐसा हुआ। फर्दर मेरे भाई ये फिर इससे रिएक्शन करेगा किससे? तो कहेंगे यहां पर K2Cr2O7 से फर्दर रिएक्शन करेगा, तब जाकर के ये इथेनोइक एसिड का निर्माण करता है। तब जाकर के ये किसका निर्माण करता है? कहेंगे यहां पर इथेनोइक एसिड बनाता है। और जो इथेनोइक एसिड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा CH3COH हमारा होता है। CH3COH की हम बात करते हैं, ये हमारा बन करके आता है। यानी मेरे भाई कहने का मतलब ये होता है, ये 2 स्टेप में हमारा होता है, और दोनों स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा, फिर उसका रिएक्शन उसके साथ होगा, फिर हमारा ये बन करके आता है। अब यहां पर मामला है मेरे भाई कि एक एथेनॉल जब अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और एसिटाल्डिहाइड के बाद जो हमारा फाइनल जो हमारा यहां पर हमें उत्पाद मिलता है, जो प्रमुख उत्पाद हमारा होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेरे भाई इथिलीन जो होता है ये हमारा प्लांट हार्मोन होता है, जो प्लांट को प्राकृतिक रूप से, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, ये हमारा प्लांट हार्मोन यहां पर होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से आयोडीन, यानी कि मेरे भाई आप सीधा कहेंगे ये फ्लोरीन की बात कर रहा है, फिर क्लोरीन की बात करेंगे, फिर ब्रोमीन की बात करेंगे, फिर आयोडीन की बात करेंगे, फिर स्टेंटाइन की बात करेंगे। मेरे भाई ये हमारा 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारा यहां पर हैलोजन फैमिली होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, कई बार पीरियोडिक टेबल में आपने ये बात पढ़ा होगा कि जब पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हैं, जब आप आवर्त की, इसको हम आवर्त कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर आप आगे की ओर जाते हैं इसको आवर्त कहेंगे। तो मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमारा बढ़ता है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इसी का होता है। और अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं मेरे भाई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमारा घटता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे वही पूछा गया कि फ्लोरीन से क्लोरीन जाना है और ब्रोमीन से आयोडीन जाना है, इसको हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो बताइए मेरे भाई विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसका मान हमारा क्या होता है? डिक्रीज करेगा, यानी घटेगा, नीचे जाने पर घटेगा, हम कहेंगे वो कम हो जाएगा। आंसर करेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे मीथेन के जलने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मेरे भाई मीथेन को जलने के लिए क्या चाहिए? मीथेन कहने का मतलब हम CH4 को क्या कहते हैं? मेरे भाई मीथेन कहते हैं। और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए मेरे भाई ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और ये क्या करेगा? तो ऑक्सीजन इसको जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा होती है। यहां पर मीथेन को अगर जलाना है, आप दुनिया में किसी को भी जला दीजिए, उसको ऑक्सीजन के बिना वो नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर है तो जलेगा,
बढ़िया से जलेगा। अब मेरे पास जब इसके साथ ये रिएक्शन करता है, जब ये जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और कुछ पानी की मात्रा वाष्पित हो जाती है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा और साथ ही साथ मेरे भाई कुछ पानी की मात्रा यहां से अब हमारा बाहर हो जाता है और कुछ उष्मा की प्राप्ति हमें होती है, कुछ उष्मा यहां से हमारा बाहर निकलता है। मेरे भाई जलेगा तो जाहिर सी बात है उष्मा तो मिलेगा, और ये चूंकि इसमें कार्बन पार्टिकल है, ये जब जलेगा तो इससे उष्मा तो मिलबे करेगा, उष्मा हमारा बाहर निकलता है। लेकिन अगर बैलेंस करना होगा तो एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, हमारे यहां पर 4 गो हाइड्रोजन है, यहां पर 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका काम। यानी कहने का मतलब मेरे भाई दोनों तरफ हम लोग देख लिए कि सबको बैलेंस करने के लिए ये हमारा एक इक्वेशन निकल करके आया। बताइए, जब आप मीथेन गैस को जलाते हैं मेरे भाई, मीथेन गैस से खाना नहीं पकता है क्या? गोबर गैस से बताइए मीथेन गैस तैयार होता है कि नहीं होता है? अगर गोबर गैस से मीथेन गैस बनता है तो वो मीथेन गैस हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, साथ ही साथ जो उष्मा निकलती है इसी उष्मा से हमारा खाना पकता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताइए, इसमें से क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है। कौन सा गैस फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फॉर्म करेगा और कुछ पानी की मात्रा बाहर निकलेगी, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, और कुछ उष्मा भी बाहर निकलेगा, और ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्केन है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अल्केन होगा, ये अल्कीन की बात करेंगे, ये अल्कीन है मेरे भाई, एक अल्केन दिख गया आंसर। अगला कहता है C2H6C3H8 में इकाई अंतर और डैश श्रेणी से संबंधित है। मेरे भाई अगर हम C2H6 की बात करते हैं, और तीसरा हमारा क्या, तो यहां पर हम C3 है, C3 के बाद हम H8 की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, इसमें कितने का अंतर है? एक कार्बन की बढ़ोतरी, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, इसका मतलब है मेरे भाई CH2 का अंतर है। और मैंने कल भी बताया था, अगर CH2 का अंतर होता है, अगर CH2 का अंतर होता है और लगातार ये CH2 का अगर अंतर हमारा होता है, श्रेणीबद्ध तरीके से अगर CH2 का अंतर होता है, इसका मतलब ये समजातीय श्रेणी को बताता है। ये किसको बताता कहेंगे? ये समजातीय श्रेणी को बताता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई CH2 का जो अंतर होता है, CH2 को मैथिलीन ग्रुप भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है, इसी को हम लोग यहां पर मैथिलीन ग्रुप कहते हैं, और मैथिलीन ग्रुप का हमारा अंतर की बात करते हैं। मेरे भाई CH2 का अंतर होगा, क्या विजातीय होगा? नहीं, CH2 CH3 नहीं, CH2 का अंतर होगा और समजातीय श्रेणी होगा। आंसर करेंगे सी, आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु हमारा द्रव अवस्था में होता है? तो मेरे भाई धातु बोलेगा तो पाड़ा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। आगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा नहीं है? मेरे भाई एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, तो आपको ध्यान रखना, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। दूसरा हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसी में हमारा बैकेलाइट होता है, इसी में क्या होगा कि यहां पर बैकेलाइट होता है, और बैकेलाइट जो पॉलीमर होता है हमारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का होता है, आपके एग्जाम में पूछता है। बैकेलाइट ही नहीं होगा मेरे भाई, हम यहां पर मेलामाइन की भी बात करेंगे। तो बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। एक बार अगर गर्म कर दीजिएगा तो सेट हो जाएगा, गर्म कीजिएगा, अगर हमारा सॉफ्ट हो गया तो दोबारा से वो हार्ड नहीं हो सकता है। आप इसको गर्म कीजिएगा, जब गर्म कर दिया अगर वो सॉफ्ट हो गया तो दोबारा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा थर्मोसेटिंग में सेट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कहने मतलब अगर वो दोबारा से फिर से रिटर्न उल्टा नहीं होता है, याद रखने का तरीका बताए। लेकिन इसको देखिए, आप गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा। थर्मोप्लास्ट नाइलोन में हमारा होता है, तो मेरे में नाइलोन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब पीवीसी हमारा हो गया, जो पीवीसी पाइप वगैरह होता है, पीवीसी हो गया। हम नाइलोन की बात करते हैं, ये जो नाइलोन हमारा होता है, पॉलीएमाइड पॉलीमर को हम लोग नाइलोन कहते हैं। या फिर मेरे भाई हम यहाँ पर टेफ्लॉन की बात करते हैं, ये टेफ्लॉन होता है। देखिएगा आज के जमाने में मेरे भाई जितने भी हमारे बर्तन आए हैं, जिस बर्तन में आप देखिएगा नॉन स्टिक बर्तन की बात करते हैं, उसमें टेफ्लॉन की ही कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि टेफ्लॉन हमारा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पैदा करता है मेरे पास, जल्दी वो पिघलने नहीं देता है। इसमें से कौन सा हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो बैकेलाइट हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। गर्म कीजिएगा, अगर सॉफ्ट हो गया तो दोबारा से मेरे भाई वो हार्ड नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन का भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, इसमें सब होता है मेरे भाई। प्रोटीन हम कहेंगे प्रोटीन भी होगा,
कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, लिपिड्स भी होगा, यानी कि इन सब को मिलाकर के हमारा प्लाज्मा झिल्ली होता है। ध्यान रखें, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका इस्तेमाल, किसकी बात कर रहा है, कोशिका की बात कर रहा है मेरे भाई। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका यहां पर प्रायः बोला है, किसका इस्तेमाल करता है मेरे भाई, प्रायः अगर इस्तेमाल करता तो ग्लूकोज का करता है। किसका करता है, कहेंगे ग्लूकोज का करता है। और इस बात को आप ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का ही हमारा क्या करता है, ये प्रायः करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसका करेगा तो मेरे भाई हम लोग कहेंगे कोशिका प्रायः अगर किसका करेगा तो कहेंगे यहां पर एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा हमारा ग्लूकोज का करेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं से मिलता है, इससे भी मिलता है लेकिन सबसे अधिक हमारा इसी से करेगा। ध्यान रखना, सेल की बात करेगा तो कहेंगे ग्लूकोज की बात करें, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है तो वही पायरुविक एसिड में बदलता है, पायरुविक एसिड हमारा पायरुवेट में बदलता है, पायरुवेट से हमें एटीपी में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला कहता है लैक्टियल की बात करते हैं मेरे भाई। लैक्टियल हमारा क्या है, तो ये लैक्टियल की बात करते हैं, ये हमारा क्या करता है मेरे भाई, तो ये हमारा एक एंजाइम्स होता है। लैक्टिकल हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा क्या होता है कहेंगे लिम्फेटिक कैपिलरी जो होता है, ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है फैट को एब्जॉर्ब करता है, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारे स्टमक के अंतर्गत हमारा होता है। और ध्यान रखना है ये हमारा पतली सी ट्यूब जैसी होती है। ये कैसी होती है कहेंगे, ये हमारा पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है, पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसी का नाम होता है पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है। पतली, ये एंजाइम्स नहीं है मेरे भाई, ये हमारा पतली ट्यूब जैसी संरचना की हम बात करते हैं वो हमारा होता है। और इसी लैक्टियल से हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे इसी में हम कहते हैं वसा का अवशोषण होता है। इसी में वसा का क्या होता है मेरे भाई, एब्जॉर्प्शन होता है। वसा का अवशोषण हमारा इसी में होता है। वसा का क्या होगा कि यहां पर अवशोषण होता है, यानी कि फैट एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ मेरे भाई याद रखना, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। जो फैट सोल्यूबल, ध्यान रखेंगे, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जो फैट सोल्यूबल हमारा विटामिन होता है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा क्या होगा, ए, डी, ई, और हम किसकी बात करेंगे, के की बात करते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन को भी क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे वसा एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा होता, आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये तो आपको पता होगा यूजेनेसिस हमारा जो होता है, यूजेनेसिस की हम बात करते हैं। यूजेनेसिस हमारा क्या होता है मेरे भाई, अनुवांशिकी घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान की हम बात करते हैं, उसी को यूजेनेसिस कहते हैं। और ये डेफिनेशन आप ध्यान रख लीजिएगा। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है मेरे भाई, वो कहां पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। कहां पे होता है, फूड वैक्यूल में। अगर आप अमीबा का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं मेरे भाई, तो अमीबा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का आपका अमीबा होता है। इसी में अगर आप देखिएगा मेरे भाई, तो अलग अलग पार्ट्स में ये बटा हुआ रहता है। अगर आप इन दोनों को अगर देख लीजिए, आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए मेरे भाई, यहीं पर मान लेते कि यहां पर कोई भोजन पदार्थ हमारा होता है, यहां पर मान लेते कि ये हमारा कोई भोजन पदार्थ है। तो इस भोजन पदार्थ को मेरे भाई जो पकड़ता है, इस भोजन पदार्थ को जो पकड़ता है उसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये दोनों क्या करता है, ऐसे करके ग्रिप ले लेता है, ये पकड़ता है। तो मेरे भाई ये दोनों तरफ से जो हमारा निकला हुआ है, ये दोनों तरफ से बाहर, इसको हम लोग कहते हैं, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। इसको क्या कहते थे, इसको हम लोग यहां पर सूडोपोडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और सूडोपोडिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कूटपाद के नाम से जानते हैं, यह ध्यान में रखना है। अब सूडोपोडिया क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद क्या होगा मेरे भाई, इसी भोजन को क्या करेगा, अपने सेल के अंदर ले आएगा। और जब अपने सेल के अंदर कहीं ना कहीं ये लेकर के आता है, तो हम कहते हैं मेरे भाई, जहां इसको जमा करता है, जिस जगह पर इसको जमा करता है, ये जिस जगह पर इसको जमा करता है, उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड वैक्यूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी में इसको एब्जॉर्ब कर, इसको स्टोर करता है, और तब जाकर के इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। अमीबा के अंदर ये पाचन स्टार्ट हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सूडोपोडिया कूटपाद होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये उसका चलन अंग भी होता है, इससे वो चलता भी है। और जो अमीबा होता है ना, उसकी आकृति इरेगुलर होती है। सबसे पहला चीज तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा की जो आकृति होती है कैसी होगी, तो अमीबा की आकृति मेरे भाई, आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा की आकृति कैसी होगी, तो यहां पर अनिश्चित होती है, किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो अमीबा होता है मेरे भाई, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, तो कहेंगे ये हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो जिस अमीबा की बात करते हैं वो एक कोशिकीय जीव है मेरे भाई। इसका आकार बदलता रहता है, इसका आकार कहीं फिक्स नहीं होता है। लेकिन भोजन का जो पाचन करता है, यहां पर भोजन पकड़ने की बात नहीं कर रहा, भोजन का जो पाचन करता है मेरे भाई, वो कहां पर, फूड वैक्यूल में करता है। और फूड वैक्यूल को हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसके अंदर भी मेरे में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, इसमें न्यूक्लियस
न्यूक्लियस भी होता है। यहां पर देखिए तो इसका अपना न्यूक्लियस भी होता है, इसमें मेरे भाई न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें न्यूक्लियस भी हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई इंजेक्शन बैच हमारा होता है टीजीटी साइंस के लिए। जिसका भी टीजीटी साइंस होगा, थ्योरी वीक है तो आप इंजेक्शन बैच, न्यू बैचेज हमारे स्टार्ट हुए हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको रिकॉर्ड लाइव प्लस रिकॉर्डेड चाहिए तो अखंड ज्योति बैच की क्लासेस आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो मेरे भाई थ्योरी अगर आपको करना है तो ये सब बैचेज जो होते हैं ना, आपके की कंसेप्ट हैं, आपको बहुत कुछ सिखा करके चला जाएगा बहुत कम समय में। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है मेरे भाई? सबसे कम अगर होता तो मीजोस्फीयर का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? तो हम कहते हैं थर्मोस्फीयर का होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है मेरे भाई? अगर हमारे ओजोन परत की बात करेंगे तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ये कहां पर होगा? तो कहेंगे हम लोग यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में एक हमारा लेयर होता है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और उस स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा क्या होता है? ओजोन की परत होती है जो परावैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण को यह सीमित मात्रा में आने देता है पृथ्वी पर, ध्यान रखेंगे। वह खाद्य करी की बात कीजिए मेरे भाई, वह फूड चेन की बात कीजिए जो जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादक समुदाय की ऊर्जा प्रचुर यौगिक को विघटित करते हैं, उसकी बात कर रहा है मेरे भाई। ये कौन होगा? क्योंकि इसको हम लोग डेट्राइट्स खाद्य करी कहते हैं। कौन से कहते हैं? डेट्राइट्स खाद्य करी। और डेट्राइट्स खाद्य करी में हमारा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह आता है। हम यहां पर किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। हम यहां पर फंगस की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं। यही सब चीज मेरे भाई इसके पीछे आता है। बैक्टीरिया की बात करते हैं, डेट्राइट्स में हमारा ये सब होगा, बैक्टीरिया होगा, ये होगा। और हम कहेंगे यहां पर प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं, ये हमारा प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं, ध्यान रखना। ये प्रोटोजोआ हमारा होता है। ये सब क्या करता है मेरे भाई? तो याद रखना, जो डेट्राइट्स हमारा होता है ये क्या करता है? तो ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में काम करता है। डेट्राइट्स याद रखना किस तरह से काम करता है? तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में काम करता है। ये हमारा किसके रूप में काम करेगा? तो ये हमारा लास्ट डिकंपोजर नहीं होता है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में काम करता है। प्राइमरी कंज्यूमर के रूप कार्य करता है, इस बात को ध्यान, के रूप कार्य करता है, के रूप ये कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये खाता किसको है मेरे भाई? तो जो भी हमारे यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, या फिर आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई ये किसको खाता है? तो आप सीधा सीधा यहां पर कह सकते हैं ये हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर तो है, लेकिन मेरे भाई ये खाता किसको, कंज्यूम किसको करता है? तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उसको खाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि हम कहते हैं प्लांट की जो पत्तियां वगैरह होती है उसको सड़ा गला करके हम कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है। तो ये बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ हमारा डेट्राइट्स के रूप में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, डेट्राइट्स मतलब यही हमारा होता है और प्राइमरी कंज्यूमर में गिना जाता है, यहां रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेरे भाई यहां पर किण्वक की बात कर रहा है? जो क्रेब्स चक्र, मेरे भाई क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? क्रेब्स चक्र हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो क्रेब्स चक्र हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आप ध्यान रखना श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी क्रिया होगी? तो यहां पर श्वसन की क्रिया होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और क्रेब्स चक्र हमारा वही होता है। लेकिन बोला गया क्रेब्स चक्र में प्रयुक्त नहीं होता। किसमें क्रेब्स चक्र नहीं होता है मेरे भाई? ध्यान रखना, एकोटिनेज की बात करते हैं, प्यूमरेज की बात करते हैं, डीकार्बोक्सिलेज की बात करते हैं, डीकार्बोक्सिलेज की बात करते हैं। ये तीनों के तीनों जो पैरामीटर आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये तीनों एंजाइम्स हैं। ये तीनों क्या है? तो कहेंगे ये तीनों एंजाइम्स से, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तीनों हमारे क्या? तो मेरे भाई हम कहेंगे एंजाइम्स होते हैं। और ये तीनों एंजाइम्स तो हैं, लेकिन ये तीनों एंजाइम कहां पाए जाते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, ये तीनों के तीनों जो एंजाइम होते हैं ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ये देखने को मिलता है। ये तीनों एंजाइम्स कहां देखने को मिलता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे ये हमारे एंजाइम्स नहीं, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स हमारे क्रेब्स चक्र में होता है। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां पर होगा? तो कहेंगे ये हमारे क्रेब्स चक्र में होता है। ये क्रेब्स चक्र में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है। क्रेब्स चक्र की हम बात करते हैं, क्रेब्स चक्र में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये तीनों कहां पे होगा? तो क्रेब्स चक्र में होता है। और क्रेब्स चक्र कहां पर? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपसे बोला कि क्रेब्स चक्र में कौन प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये भी प्रयुक्त तो होगा मेरे भाई, ये भी हमारा होगा, ये भी एंजाइम होगा, सब एंजाइम है मेरे भाई, पाचन का काम करेगा। तो हम कहेंगे ये सब तो हमारा होगा, लेकिन उपयुक्त में से तब हम कहेंगे कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम कहेंगे इसमें से कोई हमारा ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्रेब्स चक्र में नहीं होता। ये तीनों के तीनों एंजाइम हमारे क्रेब्स चक्र में होते हैं और ये एंजाइम रूप में हमारा होता है।
आगे बात करते हैं मेरे भाई, सारथी बैच आप देखते होंगे विकास सर का है, डेली इनका बैच आ ही जाता है। तो सारथी बैच आप देखते होंगे जनरल स्टडीज कॉमन पेपर के लिए 1 to 5 6 to 8 9 10 जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, जहां भी कॉमन पेपर की जरूरत है, अगर आपको जीएस पढ़ना है तो सारथी बैच से जुड़ करके आप अपने 40 मार्क्स को तैयार कर सकते हैं विकास सर के द्वारा। ये बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। जिसको भी कॉमन पेपर की रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे भाई आप यहां से कर सकते हैं। आगे कहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई सीधा सा बात है, हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम कहेंगे सूक्ष्म जीव जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी हमारा कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। नवीनतम द्वितीयक जाइलम जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, द्वितीयक जाइलम हमारा, देखो जाइलम की बात अगर करते हैं ना तो ये प्लांट हमारा होता है, ये हमारा प्लांट है, प्लांट का ये तना है, प्लांट के तना में ये अलग अलग लेयर तुमको मिलेगा, ये प्लांट के तना में अलग अलग तुमको लेयर बनेगा। सबसे अंदर वाला जो लेयर हमारा होता है, जो सबसे अंदर वाला हमारा लेयर होता है मेरे भाई, उसको पिथ कहते हैं। ये लाल जैसा होता है, ये काला नहीं होता है, ये कंप्लीट रूप से मेरे भाई साल जिसको कहते हैं ये लाल होता है, और इसमें ये रिंग जैसा बनता है, इसको एनुलर रिंग कहते हैं। जितना रिंग बनेगा उतने साल का प्लांट बना जाता है। इसलिए कहते हैं कि पौधे की जो आयु डिसाइड होती है वो रिंग से होती है। अगर ये 10 को रिंग, 1 2 3 4 रिंग है, इसका मतलब मेरे भाई 4 साल का प्लांट है। जितने रिंग बनेंगे उतने साल का वो पौधा होता है। इसलिए किसी भी पौधे की आयु रिंग से, वलय रिंग से, या फिर हम कहते हैं यहां पर एनुलर रिंग से डिसाइड होता है। तो सबसे अंदर जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन लाल वाला होता है मेरे भाई इसको पिथ कहते हैं। और जो पिथ होता है मेरे भाई ये हमारा कैसा कठोर होता है, ये निर्जीव होता है, और इसी को आप हिंदी में कहते हैं साल होता है। लेकिन मेरे भाई होता क्या है, इसके अंदर में यहां पर अगर देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहां पर हमारा क्या होता है, ये हमारा, ये यहां पर कहेंगे ये हमारा प्राइमरी जाइलम होता है, इसको प्राइमरी जाइलम हम कहते हैं, ये हमारा प्राइमरी जाइलम होता है। इसके बाद वाले को क्या कहते हैं, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम हमारा यहां पर होता है। और इसके बाद अगर देखिएगा तो एक लेयर मेरे भाई इन दोनों के बीच में होता है, यहां पर आपको इसके बीच में एक लेयर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। यहां पर क्या होता है तो कहेंगे यहां पर क्या होता है, एक कैम्बियम लेयर होता है। यहां पर मेरे भाई इसके बीच में एक लेयर होता है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम लेयर कहते हैं। तो ये जो लेयर होता है इस लेयर को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर कैम्बियम लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कैम्बियम लेयर क्या करता है मेरे भाई, तो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो आपको ये छोटा सा जगह मिलता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये तो कैम्बियम लेयर हमारा ये लाल वाला हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारा क्या कहलाता है, कहेंगे हमारा प्राइमरी फ्लोएम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद सबसे बाहरी आवरण जो प्लांट का होता है, सबसे बाहरी आवरण जो प्लांट का होता है मेरे भाई इसको बार्क कहते हैं, ये हमारा बार्क होता है। तो किसी तना का ये पार्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई द्वितीयक जाइलम की बात कही गई है, तो जो लेटेस्ट सेकेंडरी जाइलम हमारा होता है वो कहीं ना कहीं यहां पर होता है। लेकिन चाहे मेरे भाई प्राइमरी जाइलम हो कि सेकेंडरी जाइलम हो, दोनों किसका हम कहते हैं परिवहन करता है, जल में घुले हुए खनिज लवण का, मिट्टी से जो खींचता है उसका परिवहन करता है। चाहे जाइलम कोई भी हो मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता है, जाइलम हमेशा क्या करेगा, तो जल में खुले हुए खनिज लवण का परिवहन करेगा और पेड़ पौधों में पहुंचाता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये जाइलम हमारा जो होता है ये एक संवहनी उत्तक के रूप में होता है। ये किसके रूप में होता है, एक संवहनी उत्तक होता है, इसलिए हम कहेंगे संवहनी एधा के ठीक अंदर बोला गया, कुछ ऐसा ही टर्म हमारा है, वेस्कुलर एधा, पता नहीं यही चीज हमारा कुछ होता है इस बात। अगला कहता है ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका की बात करते हैं मेरे भाई, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं ना, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये वो पौधे होते हैं जिसमें फल फूल नहीं होता है। जब फूले नहीं होगा तो बीज नहीं होगा मेरे भाई, तो ये बिना फूल वाला पौधा होता है। और जो बिना फूल वाला पौधा होता है ये कैसा पौधा होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये बिना फूल वाला पौधा होता है। अगर इसको कहें तो ये बिना फूल वाला पौधा होगा, और बिना फूल वाला पौधा को हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जितने भी बिना फूल वाला पौधा होता है, अगर इसमें आपसे जनन पूछता है कि कैसे प्रजनन होता है, कैसे इसमें जनन होता है, तो आप सीधा कहना मेरे भाई स्पोर द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा क्या होता है, जनन होता है। और जिसमें भी मेरे भाई स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा जनन होता है उसमें कैसे बनते थे, उसमें डिप्लॉइड बनता है, उसमें मेरे भाई डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर 2 को क्रोमोसोम होता है। कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 2 क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट होता है, तो ये डिप्लॉइड होता है। तो जितने भी जितने भी हमारे वो पौधे जो कि स्पोर द्वारा फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, जनन की
क्रिया होती है, और वही करता जो बिना फूल वाला पौधा। तो बिना फूल वाला पौधा हमारा कौन होगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों बिना फूल वाला पौधा होता है। तीनों में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और तीनों मेरे भाई डिप्लॉयड ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी द्विगणित की हम बात करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे मेरे भाई। ये डिप्लॉयड हमारा होता है, इस तरीके से ध्यान रखना, ये डिप्लॉयड हमारा होता है, 2 क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो आंसर करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का जो डिस्कशन आपका होना था वो यहीं पर हो जाता है खत्म। तो मेरे भाई जैसा कि आपको पता होगा कि डेली बेसिस पर हम लोग लाइव आते हैं, और डेली हम लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चन को करके जाते हैं? तो डेली 40 क्वेश्चन का एनालिसिस आपका होता है। देखिए आज भी 12 बजने वाला है। तो मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। 40 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं मेरे भाई कितना समय लेता है, और हम कोशिश करते हैं समय दे करके जहां काम का चीज होता है वहां हम जरूर बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये सेशन आप जरूर लोग आप लोग ये शेयर करेंगे। बाद बाकी मेरे भाई आप ही लोग मेरी एनर्जी हैं, आप लोग सही तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट देंगे, तो मेरी एनर्जी जिस लेवल में है उस लेवल से कहीं ऊपर रहेगी। बस हम यही कहना चाहेंगे, मेहनत कीजिए शिद्दत के साथ, रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है तो आप कीजिए, सफलता आप लोगों को मिलेगी। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, लेकिन सभी लोगों को कहना चाहेंगे जाते जाते सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को, धन्यवाद।